वाला सेक्शन, फिर ये सेकंड वाला सेक्शन, थर्ड वाला, एंड देन ये फोर्थ वाला जो डेरिवेशन था, ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने कर ली है अपने लास्ट लेक्चर में। अब बच्चों बात आती है ये मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कि मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको कि इन दोनों का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। मैंने इसको काफी हद तक समझाने की भी कोशिश की थी। फिर आई थिंक ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट अभी आज का जो डेरिवेशन है मैं कराऊंगी इसको अपने तरीके से बच्चों। मैं चाहिए तो इसको व्हाइट बोर्ड पे भी यूज करके बताऊंगी, पर जो भी मैं डेरिवेशन कराऊंगी वो डेरिवेशन और जो टेक्स्ट बुक में इधर इन्होंने लंबा चौड़ा डेरिवेशन दिया है बोथ आर द सेम थिंग बच्चों। दोनों में कोई सिमिलैरिटी, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिससिमिलैरिटी है, एवरीथिंग इज सिमिलर। मेरे कराने का तरीका अलग है क्योंकि मैं पुराने वाले टेक्स्ट बुक से करा रही हूँ, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू योर डेरिवेशन से। फिर उसके अलावा मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। मैग्नेटाइजेशन का सिंबल mz होता है, और mz मतलब टोटल कितना उधर मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब एम नेट मतलब वही, आप इसको m इंटू 12 के हिसाब से भी बोल सकते हो, आप इसको m इज इक्वल टू एन आई ए जो मैग्नेटाइजेशन के लिए होता है, आप उस हिसाब से भी इसको बोल सकते हो, डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये मैंने सारी चीज आपको लास्ट लेक्चर में समझा दी थी। फिर आता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब एच, और एच एस का फॉर्मूला होता है एन इंटू आई। इधर ये एन जो है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आया वो भी मैंने बता दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। फिर अगला स्टेप आता है बच्चों करंट। फिर मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी के दो टाइप होते हैं, कहीं पे मैग्नेटाइजेशन कितने अच्छे से जाएगा वो दो चीजों पे डिफाइन होता है, एक होता है सोलोनाइड और दूसरा होता है टोरॉइड। फिर दोनों का मतलब भी मैंने बता दिया था। सोलोनाइड मतलब जिसमें एक रेक्टेंगुलर रॉड जिसपे मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर हो रही है, टोरॉइड मतलब एक सर्कुलर शीट जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर हो रही है। ये दोनों का मीनिंग आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया। अब बच्चों यहाँ पे बात ये आती है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे सिम्बल्स हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, तो ऑब्वियसली बात है वो व्हाइट बोर्ड पे ही जाके मैं समझा सकती हूँ अभी। मतलब ऑब्वियसली जैसे क्लासरूम में हम लोग बोर्ड यूज करते थे उस तरीके से, उसके बगैर इसको समझाना मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट साउंड करेगा आपको, इसके लिए मैं समझा दे रही हूँ। तो जैसे कि बच्चों आपको ये पता चल गया है मैग्नेटाइजेशन एम नेट अपॉन वॉल्यूम, और सेकंड फॉर्मूला एच इज इक्वल टू एन आई। करेक्ट, ये दो फॉर्मूला। अब जो बच्चों मैं आपको कराने वाली हूँ उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बेसिकली बच्चों बोलते हैं रॉलेंट्स रॉलेंट्स रिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये रॉलेंट रिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। रॉलेंट रिंग बच्चों ये कॉन्सेप्ट है जिसमें मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का यूज होने वाला है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, दोनों का यूज क्यों होने वाला है। अभी टेक्स्ट बुक वाला इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसने सोलेनॉइड का एग्जांपल लिया है कि मेरे पास कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है जो कि नॉन मैग्नेटाइज्ड है, हम उसे मैग्नेटाइज बनाना चाहते हैं, तो हम आयरन का कोई भी एक वायर लेके उसको लपेट लेंगे उस सोलेनॉइड को, तो आयरन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की वो सोलेनॉइड में धीरे धीरे ट्रांसफर होगी। ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही एवरेडी का बैटरी वाला जो 10-20 रुपए का मार्केट में मिलता है। अब उसको आप सीरीज में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो, एक लेना है कि चार लेना है वो आपको पता ही होगा, आइडिया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंडा होता है। ये टेक्स्ट बुक में सोलेनॉइड का एग्जाम्पल लिया है, मैं टोरॉइड वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ। एट दी एंड दोनों का ही मकसद एक ही है कि किसी नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। मेन मकसद इसको पढ़ने के पीछे का वही है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को रॉनल करके एक साइंटिस्ट ने बताया था, इसके लिए इसको रॉलेंड रिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अभी टेक्स्ट बुक में आप जाओगे कहीं पे भी रॉलेंड रिंग नाम आपको टेक्स्ट बुक में नजर नहीं आएगा, बस आपको सिर्फ एक ही समझ में आएगा, एक ही चीज कि कोई नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल था सोलेनोइड जिसको मैग्नेटाइज बनाने की कोशिश की गई थी, और ऑब्वियसली सोलेनोइड है मतलब रेक्टेंगुलर शेड था वो, उसको मैग्नेटाइज बनाने के लिए जो जो प्रोसीजर अप्लाई किया गया उस प्रोसीजर के थ्रू हमको कुछ नए नए टर्म सीखने को मिले। जैसे कि एक सिंबल आपको मिलेगा ऐसा वाला, ऐसी लाइन बनेगी और एक सीधी लाइन बन जाएगी, इस सिंबल को बोला जाता है बच्चों ससेप्टिबिलिटी। अब आपको ऐसा एक सिंबल नजर आएगा ससेप्टिबिलिटी, ये टी वाई है, एंड का नजर नहीं आ रहा है, टी वाई है ससेप्टिबिलिटी। फिर आप लोगों ने ये म्यू नॉट का फॉर्मूला ऑब्वियसली अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है जब आपने मैग्नेटाइजेशन चैप्टर पढ़ा था। तो मैग्नेटाइजेशन चैप्टर में 11th में, या जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर था उसमें आपने एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे होता है वैसे म्यू नॉट होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में सब डिटेल दे चुकी हूँ। तो इसके बारे में हम लोगों को पता है कि इसको परमेबिलिटी कहते हैं, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस करके बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ बराबर, परमेबिलिटी बोलते हैं इसको, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, आई थिंक 11th की बुक से ही मैंने मैक्सिमम चीजें उठाई थी। वो उठाने के पीछे का मकसद यही था कि जब मैं चैप्टर में और डीप में जाऊँ तो कहीं पे ऐसा ना लगे कि यार हम लोगों को ये वाला टर्म याद नहीं है, ये वाला टर्म याद नहीं है।
11 में पढ़ा था, 11 में ठीक से नहीं पढ़ा था, अभी कैसे समझ में आएगा, मैम तो बता के चली गई। तो वो चीजें नहीं हो, इसके लिए मैंने पहले ही 11 का जो जो इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन था वो मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया था, ताकि आपको जब मैं आगे का पढ़ाऊँ तो आपको वो एटलीस्ट आगे चल के वो डिफिकल्टी ना हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे रोल एंडिंग जब हम करने वाले हैं, तो ये रोल एंडिंग का मेन मकसद क्या होता है? रोल एंडिंग का मेन मकसद ये होता है कि कोई भी एक नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको हम फॉर्मूले के थ्रू पढ़ेंगे। फिर उस फॉर्मूले के बाद में हम लोग उसके अंदर प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है, जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो मतलब किस तरीके से डेवलप होगा उसके बारे में। तो ये सारी चीजें को हम लॉ लर्निंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब ये टेक्स्ट बुक का नाम नहीं दिखेगा, टेक्स्ट बुक में आपको ये दिखेगा कि कोई एक नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल है एंड यू आर गोइंग टू मैग्नेटाइज दैट मटेरियल, देन डिराइव द इक्वेशन, ऐसा करके आपको दिखाई देगा अगर इसके ऊपर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। तो बच्चों इसको बोर्ड एग्जाम वाले रॉ लर्निंग करके भी पूछते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान देना। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले सपोज मेरे पास एक सर्कुलर शीट है। सर्कुलर शीट मतलब क्या? सर्कुलर शीट मतलब जैसे एक बैंगल है, सेंटर का हिस्सा पूरा खाली, और वो सर्कुलर शीट नहीं बोलूंगी मैं, एक सर्कुलर बैंगल टाइप का एक मटेरियल। ये मटेरियल अगेन फिर से वो एग्जांपल लेती हूँ, एल्यूमिनियम का बना। एल्यूमिनियम कोई एकदम आयरन निकल के जैसा मैग्नेटाइज मटेरियल की कैटेगरी में नहीं आता है, आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, हम सब ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इसको अगर मैं मैग्नेटाइज बनाना चाहूँ, तो इसको मैग्नेटाइज बनाने के पीछे का फंडा क्या होगा? इसको मैग्नेटाइज बनाने के पीछे का फंडा ये होगा कि यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपने मैग्नेटाइजेशन दिया है उतना ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। करेक्ट है? पर आप जो भी ये कर रहे हो, अभी इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये एट दी एंड कौन से मीडियम में बैठा हुआ है? ये एयर मीडियम में बैठा हुआ है। ठीक है। तो एयर मीडियम में जब कोई चीज होती है तो उसको नॉट करके लिखते हैं। ये नॉट का जो सिंबल है वो 2 ही बार आता है, जब कोई चीज एयर में हो या जब कोई चीज इनिशियल टेम्परेचर पे बैठी हो। मतलब अगर टेम्परेचर वाला पार्ट होगा, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे होगे तो टेम्परेचर के लिए नॉट लगता है, या तो अगर वहां पे लेना देना इस चीज का होता है कि हाँ ये चीज जस्ट स्टार्ट हुई है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, काफी कभी बुक में इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट भी बोलते हैं। वी मतलब वेलोसिटी, इनिशियल के लिए सामने वाला वी नीचे छोटा सा जीरो लगा देता है, तो इनिशियल चीजों के लिए भी नॉट लगता है, इनिशियल टेम्परेचर के लिए भी नॉट लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे जीरो इसके लिए लगा क्योंकि अभी एयर मीडियम में बैठा है, तो क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अब आप ये एच आपको पता ही चल गया होगा, एच मतलब किस तरह से मैग्नेटाइजेशन होने वाला है। ये बी का मतलब होता है बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इसने मुझे मैग्नेटाइज करने की कोशिश की तो मैं कितना मैग्नेटाइज हुई, मतलब वही मैग्नेटाइजेशन टाइप, जैसा ही आपने ये पढ़ा। अब आप बोलोगे मैम इसमें और फिर और इसमें डिफरेंस क्या है? ये सिर्फ ये कोई कैलकुलेशन नहीं करता। ये क्या बोलता है, ठीक है तूने मेरे को 10 रुपया दिया, चल मेरे पास 10 रुपये इकट्ठा हो गई, बात खत्म होगी। पर ये क्या बोलता है, तूने मुझे 10 रुपया दिया तो 10 रुपए का नोट चिल्लर था कि एक नोट था? चिल्लर था तो ऑब्वियसली एरिया कम घेरा होगा, डॉलर है तो ज्यादा, मतलब चिल्लर है तो ऑब्वियसली कम एरिया घेरा होगा, नोट है तो ज्यादा एरिया घेरा रहेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने निकल जाता है, बस ये एक फर्क है। बाकी इसमें कोई अलग फलक अलग जो डिफरेंस है वो नहीं है बच्चों। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो हम आगे देखेंगे। तो अभी ये पूरा का पूरा जो बैंगल वाला हिस्सा है ये एयर मीडियम में बैठा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी दैट इज वी नॉट, एंड दैट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस एच। और क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड बोथ द थिंग्स इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीडियम एंड ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों चीजों की वजह से इधर बच्चों म्यू नॉट आ गया। तो ये पहली कंडीशन है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं मैग्नेटाइज बनाऊं। ये एल्यूमिनियम का है, मैं चाहती हूँ ये मैग्नेटाइज बने। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, अब मैं इसके अंदर ऐसे राउंड राउंड आयरन का वायर ले लूंगी इसके अंदर। ये आयरन का वायर जब इसके अंदर रहेगा, इस आयरन के वायर को मैं एवरेडी की बैटरी से कनेक्ट करके थोड़ा सा भी मतलब 10-20 वाली एवरेडी की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दूंगी, किसको? आयरन के वायर को। यही सेम एक्सपेरिमेंट बच्चों हमने स्क्रू के लिए भी किया था, जब मैंने वो M=NIA पढ़ाया था आपको। इवन मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब आपको लेके गई थी तभी भी मैंने कहा था स्क्रू है उसको मैग्नेटाइज बनने का तरीका। अगर आप लेक्चर में प्रॉपरली आपने सुना होगा या अटेंड किया होगा तो आपको तुरंत मेरी बात याद आ गई होगी। अगर नहीं भी अटेंड किया है तो आप 11 के टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो या मेरा लेक्चर सुन सकते हो जाके। इट्स अप टू यू बच्चों, अगर आप प्रॉपरली सिंसियरली लेक्चर सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, दिल दिमाग सिर्फ लेक्चर में लगा के सुन रहे हो, तो डेफिनेटली समझ में आ ही चुका होगा। या आप लेट आ रहे हो या बीच में जा रहे हो, या आज का लेक्चर बैठ गए कल का लेक्चर नहीं बैठे, अगर ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, या लेक्चर में कॉर्ड तो घुसा के रखा है पर दिमाग किसी और चीज पे लगा हुआ है, ये गाना सुनना है, वो पिक्चर देखना है, ये पबजी खेलना है, तो फिर बात अलग है। तो फिर नहीं समझ में आ रहा तो उसमें एक टीचर की गलती नहीं है। ठीक है। और अगर आप लेक्चर बराबर से सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने लेक्चर बराबर से अटेंड किया होगा। तो यहाँ पे बच्चों कैसा है, ये बिल्कुल उसी के जैसा है, स्क्रू टाइप।
तो मैंने आयरन वायर से लगा दिया। अब मैं जब आयरन वायर से उसको लगा दे रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी डेवलप होगी मैं उसका कैलकुलेशन करने जाऊंगी एमजेड के थ्रू। एमजेड के थ्रू अगर जब मैं इसका कैलकुलेशन करने जाऊंगी बच्चों, तो ये भी इसी एच से ही रिलेटेड है बच्चों, ये भी एक एच से ही रिलेटेड है। बट ये वाला कैलकुलेशन कब आएगा बच्चों, ये वाला कैलकुलेशन तब आएगा थोड़ी देर बाद आएगा। अब क्या बोला जाएगा कि अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बट बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, ये जो एम आया ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से है। इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एयर नहीं है, अब एयर के अलावा एक मैग्नेटिक मीडियम भी बीच में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करेगा, एमजेड पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना मैग्नेटाइजेशन इधर डेवलप हो चुका, उस हिसाब से मैं मेरा मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा। क्योंकि ये कोई कैलकुलेशन से इसका वास्ता नहीं होता है, इसका कैलकुलेशन से वास्ता होता है। इसने रीडिंग लाके बता दी कि भाई आयरन के वायर की वजह से ना इतना कुछ हुआ, ये क्या है इसका कैलकुलेशन लाके तुम्हारे सामने रख देगा एज इट इज। ठीक है, ये कोई इसको सोचने विचारने नहीं जाएगा। तो जितना एमजेड रहेगा बच्चों उतना बीएम रहेगा। अब यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गया। बट सेकंड इक्वेशन कब आया, जब आयरन वायर को आपने यूज किया, मतलब आपने उधर मैग्नेटिक फील्ड उठा के डालने की कोशिश की तब। अब इस जगह पे क्या होगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल आप बच्चों यहाँ पे हटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी इक्वल टू का साइन आएगा। और ऑब्वियस सी बात है सारा एक्सपेरिमेंट एट दी एंड किधर हो रहा है, एयर की प्रेजेंस से भी हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी वो कांस्टेंट वाला टर्म आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एम जेड। तो आप इसको भी इक्वेशन 2 बोल सकते हो, अब इसको भी इक्वेशन 2 बोलना चाहो तो बोलो। अगर इसको 2 बोल रहे हो, अगर आप इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हो तो इसको 2 मत बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट मैंने इसके बारे में बताया। जब मैंने एल्यूमिनियम का स्क्रू जस्ट लिया था उसके ऊपर मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी, तब सब कुछ एयर मीडियम में था। तो फॉर्मूला था बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच। जब मैंने आयरन वायर इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ ही होगा, और उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई होगी। तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई इसके लिए उसका नाम पड़ गया बी एम। बी एम का मतलब क्या है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एम का मतलब बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हुआ है क्योंकि आपने आयरन वायर उल्टा उसके ऊपर लाया, ताकि अब जब मैं आयरन वायर ला रहा हूँ तो अब इसके अंदर और कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो बच्चों कहीं ना कहीं एमजेड की वजह से बी एम भी आप इधर कैलकुलेट कर सकते हो। ये सेकंड इक्वेशन है। ये इक्वेशन कब आया, जब आपने आयरन वहां पे उठा के डाला तब आया ये। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सिंबल जा रहा है। जैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सिंबल जाएगा बच्चों कांस्टेंट फिर से आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है बच्चों, म्यू नॉट, क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आप और मैं बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हम जिंदा है, वहां पे एयर मीडियम। तो एयर मीडियम कहीं नहीं है ऐसा नहीं है, एयर मीडियम हर जगह। तो यहाँ पे भी म्यू नॉट आया बच्चों, यहाँ पे भी म्यू नॉट आया। अभी क्लियर है बच्चों ये दोनों इक्वेशन कैसे आए। बच्चों मैसेज मी, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे Yes, हो तो miss. प्लीज। ओके थैंक यू। तो अब यहाँ पे कैसा है ना बच्चों, अब ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब इस दोनों इक्वेशन के बाद में अगले स्टेप पे हम आएंगे कि bm जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mz था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया तो म्यू नॉट mz आया, जिसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। बट कहीं ना कहीं आप याद करो जो mz होता है उसका h से लेना देना होता है। वो h से लेना देना बच्चों इस सिंबल की वजह से होता है। ये सिंबल जो है ना इसको ससेप्टिबिलिटी का सिंबल बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। अब आप बोलोगे मैम ये ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। ससेप्टिबिलिटी बच्चों मतलब ऐसा होता है, एक्चुअली एक फॉर्मूला है, ये आप टेक्स्ट बुक में बाद में देख लेना। ये सिंबल को मैं फिर से एक बार बना के बताती हूँ, काफी बच्चे जो पहली बार सिंबल को देखते हैं तो वो ड्रॉ नहीं कर पाते, तो मैं इसको फिर से बना के बताती हूँ, सिर्फ आप ध्यान दो। एक ऐसी लाइन बनाई थोड़ी टेढ़ी सी, ठीक है, फिर एक दूसरी लाइन उसको टेढ़ी नहीं उसको सीधी सीधी बना दी। तो पहली लाइन टेढ़ी वाली, दूसरी लाइन एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट में तो खड़ी ही नहीं, थोड़ी टेढ़ी वाली। ये ससेप्टिबिलिटी बन गया। अब ये ससेप्टिबिलिटी जब मैंने बनाया बच्चों, तो ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना बच्चों वो इस एमजेड का और इस एस का रेशियो होता है। मतलब ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ससेप्टिबिलिटी समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली में ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। देखो बच्चों होता क्या है, एच एच होता है एन आई। एन आई का काम क्या है कि वो सोलेनॉइड हो या टोरॉइड हो उसको मैग्नेटाइज करने का काम वो करेगा। अगर वो सर्कुलर है तो टोरॉइड, और वो रेक्टेंगुलर तो उसको सोलेनॉइड बोलेंगे। बट बच्चों अगले स्टेप पे क्या आता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वो क्या बोलता है, ठीक है तुमने काम कर लिया, पर कितने एरिया में तुमने काम किया, कितने वॉल्यूम में तुम गए, मतलब ये सब यहाँ वहाँ के सवाल पूछना चालू कर देते। पर जो एग्जैक्ट सवाल उसको पूछना चाहिए था वो, तुमने आयरन का वायर लगाया, तुम क्या उम्मीद करते थे वो कितना परसेंट तक मैग्नेटाइज हो। आप बोलोगे ना मैं चाहता था एटलीस्ट मिनिमम 90% तो मैग्नेटाइज हो जाए। बट एमजेड वो आंसर आपको लाके नहीं दे रहे कि आपने मैग्नेटाइज लगाया तो सामने वाला कितना मैग्नेटाइज हो गया। तो बच्चों उसका आंसर लाके ना आपको ये एमजेड देता है। पर एमजेड का एमनेट अपॉन वी वाला फॉर्मूला नहीं, एमजेड का ये वाला फॉर्मूला। अब आप बोलोगे मैम ये वाला फॉर्मूला कैसे, देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू mz अपॉन h।
ये फॉर्मूला कैसे आया बच्चों, कि मैंने देना था वो मैंने दिया, वो नीचे, जैसे आप 100 मार्क का पेपर देते हो, आपको 100 मार्क के पेपर में अगर 80 मार्क मिले, तो 80 मार्क वो आपकी मेहनत की वजह से मिले, कि आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, टीचर जब लेक्चर दे रहा था तब आपने कितने ध्यान से सुना, समझा, कितना सीरियसली उसको बाद में रिवाइज किया, और एग्जाम के पहले आपने उसको कैसे पढ़ा। ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपने वो पेपर को कितने अच्छे से दिया। सपोज आपको 80 मार्क्स मिले, तो 100 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाला है, पेपर 100 मार्क्स जो आपके लिए वो सबके लिए रहेगा, पर डिपेंड चीज कहाँ से वेरी होगी, कि आपको 80 मिला, आपके फ्रेंड को शायद 50 मिला होगा, आपके किसी फ्रेंड को 100 में से 100 आया होगा, तो यहाँ पे वो चीज बदल जाती है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली चीज तो वही रहती है, न्यूमिनेटर वाली चीज बदलती है। तो वैसे ही एच नीचे है, मतलब मैग्नेटाइजेशन मैंने इतना तुमको दे डाला, पर तुमने कितना ग्रैप किया, वो होता है एनजेड, कि भाई तुमने कितना लिया। तो इन दोनों का जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना बच्चों, उस परसेंटेज को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इन शॉर्ट ये बताता है कि तुमने दिया, चलो मैंने लिया, पर ऑन एन एवरेज, अभी जैसे मैं लेक्चर ले रही हूँ क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, उसमें से 15 बच्चों में से 7 बच्चे मेरे को बोलते हैं मैम समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। पर बचे हुए जो 8 बच्चे हैं, वो अगर ये बोले मुझे मैम एक बार सिर्फ और रिपीट कर दो ना मैम, नहीं समझ में आया, पर उन 8 में से 4 बच्चे ऐसे, या 2 बच्चे, या गलती से कोई एक ऐसा बच्चा भी निकल जाता है, मैम मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो क्या उस बच्चे की प्रॉब्लम है कि उस टीचर की प्रॉब्लम है, या बाकी सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं जिनको समझ में ऑलरेडी आ चुका है। कहीं ना कहीं उस बच्चे की प्रॉब्लम है, कि कहीं ना कहीं उसने ध्यान देने में गड़बड़ी की होगी, क्योंकि अगर टीचर के पढ़ाने में गड़बड़ी होती, तो वो बचे हुए बस 15 बच्चे में से एक दो बच्चों को इतना प्रॉब्लम है मेरे को कुछ भी नहीं समझ, तो बाकी 13 बच्चे में से 7-8 बच्चे तो बोले मैम पूरा समझ गए, 5 बच्चे से बोले मैम बस एक बार और समझो, मतलब उन बच्चों को भी समझ में आया था, पर वो चाहते थे टीचर से कि मैम एक बार और रिपीट करो। मतलब 15 में से 13-14 बच्चों को तो आराम से समझ में आ रहा है एक बार रिपीट करने के बाद। मतलब प्रॉब्लम किसकी, उस एक बच्चे की। तो वो बच्चा टीचर को तो ब्लेम नहीं कर सकता ना, वो बच्चे की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि उसने कहीं ना कहीं ध्यान यहाँ नहीं दिया होगा, है कि नहीं। तो वैसे ही बच्चों ये अनजड होते हैं। अभी मैं मैग्नेटाइज करना चाहती हूँ, आयरन को भी मैं लेके करूंगी, मैं निकल को भी लेके करूंगी, मैं कोबाल्ट को भी लेके करूंगी, ठीक है, और मैं किसको करने वाली हूँ। मैं आयरन हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से फिजिक्स आ रहा है, ठीक है, मेरे अंदर तो पूरा एकदम खजाना बैठा है कि भाई फिजिक्स में अच्छे से सिखा सकते हैं, बट सामने वाला बच्चा कैसे, उस पर भी तो डिपेंड करता है। वो 14 बच्चे जिनको अच्छे समझ में आया, उसमें भी 4 बच्चे जो दोबारा रिपीट करने को बोले, बाकी बच्चे तो बहुत अच्छे निकल गए, मतलब उन्होंने फटक से ग्रैप कर लिया, पर बाकी बच्चों की ग्रैप करने की पावर क्या थी, मैं एक बार और समझाऊँ, मतलब वो थोड़े परसेंटेज वाइज थोड़े कम थे। और एक बच्चा ऐसा निकला, मैं मुझे तो कुछ समझा ही नहीं मैम प्लीज बताओ ना, मतलब उसका तो पूरा रिकॉर्ड जीरो। वो बच्चे की गलती है, पर वो बच्चा अपनी गलती लेगा क्या, वो नहीं लेगा, वो बोलेगा अरे मैं तो बहुत अच्छे से सीखता हूँ। और जब उस बच्चे के मार्क्स आते हैं सामने, तो बच्चे का मार्क्स पता चलता ही है, बाकी बच्चों ने 30 में से 25 निकाला, और वही बच्चा जिसको कुछ नहीं समझ रहा तो बोलता था मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उसको मालूम पड़ा 5 ही मार्क्स या 10 मार्क्स आए। इस जगह पे आप गड़बड़ किसको बोलोगे, बच्चे को बोलोगे, टीचर को बोलोगे। तो बच्चों वही फंडा होता है। जब मैं मैग्नेटाइजेशन करती हूँ, मैं एल्यूमिनियम पे कर सकती हूँ, मैं बिस्मथ पे कर सकती हूँ, मैं किसी भी मेटल पे कर सकती हूँ, मैं जिंक पे कर सकती हूँ। तो अगर आयरन के डालने से एल्यूमिनियम बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हो रहा है, तो जिंक का मैग्नेटाइजेशन एल्यूमिनियम के जैसा तो होगा नहीं, वो कुछ अलग होगा। मैं बिस्मथ रखूंगी, बिस्मथ का कुछ और होगा, मैं स्टील रखूंगी तो स्टील का कुछ होगा। तो इन शॉर्ट बच्चों, हर किसी का अडॉप्ट करने का पावर अलग अलग होगा। पर अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं यार मुझे कैलकुलेशन वाइज पता करना है कि किसका अडॉप्शन पावर कितना ज्यादा था या कितना कम था, मुझे वो आंसर प्रॉपरली चाहिए, तो वो आंसर प्रॉपरली बच्चे ससेप्टेबिलिटी लाते हुए। तो इन शॉर्ट ससेप्टेबिलिटी मतलब क्या, सामने वाले ने कितना दिया और सामने वाले से तुमने कितना हद तक लिया, इन दोनों फैक्टर पे ससेप्टेबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक और नई चीज आएगी बच्चों पढ़ने के लिए। अभी मैं जो आपको बच्चों यहाँ से यहाँ तक पढ़ा रही हूँ, यहाँ से यहाँ, ये जस्ट समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसके इसके बाद वाला स्टेप बच्चों अभी आने वाला है, ठीक है। और एक चीज नई बच्ची आएगी बच्चों, ये आएगी कि ठीक है, और हर एक मेटल का भी मैंने जैसे बोला, कोई बच्चे को कुछ नहीं समझा, कोई बच्चा मैम एक बार रिपीट कर दूं, और मैक्सिमम बच्चों का ऐसा निकल के आया मैम हमको समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। तो हर एक बच्चे की वो जो अपनी एक लेवल होता है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको म्यू आर बोलते हैं। अभी आपने कुछ से पहले म्यू नॉट पढ़ा था। म्यू नॉट क्या था बच्चों, म्यू नॉट था परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, एयर की वजह से जो भी एक मैन की मटेरियल में इफेक्ट पड़ता है आसपास के डस्ट पार्टिकल की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से, या ह्यूमिडिटी की वजह से। तो एक चीज नहीं और आती है सामने बच्चों, म्यू आर। इस म्यू आर को बच्चों बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। टेक्स्ट बुक में आप मेरे लेक्चर के बाद ओपन करके देखोगे, आपको मिल जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी। अब आप बोलोगे रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है मैम। रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब क्या, कि आपने जिन जिन मेटल को यहाँ पे यूज करने पे लगाया, हर एक मेटल का अपना एक अडॉप्ट करने का पावर था। जो 7 बच्चों को एक झटके में समझ गया, वो सारे बच्चों का अडॉप्शन पावर बहुत फास्ट है। जो बचे हुए 8 बच्चे थे, उसमें से 7 बच्चे ने बोला मैम एक बार और बता दो,
एक बच्चे ने बोला मैं मेरे को कुछ आया ही नहीं, आप क्या बोलते हैं, आपका तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो उस एक बच्चे के जैसे बाकी बच्चे नेगेटिव होंगे, या वो बाकी बच्चे उस एक बच्चे को बोलेंगे अरे यार तेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मैं सच्चा तो बता रही थी। आप ही खुद रेशो बैठा लो। तो हर एक बच्चों का अडॉप्शन पावर बहुत हायर भी हो सकता है, एकदम गंदा भी हो सकता है, किसी का बीच का भी हो सकता है। तो हर एक का जो पावर होता है ना उसको म्यू आर बोलते हैं। तो हर एक मेटल का आयरन के लपेटे जाने से हर एक मेटल का अपना एक पावर होता है कि हाँ भाई इससे मैं इतनी मैग्नीफील्ड फील्ड ले लूंगा, मैं इससे इतनी मैग्नीफील्ड फील्ड ले लूंगा। तो बच्चों उसको बोला जाता है म्यू आर। म्यू आर को बोला जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ये सेकंड स्टेप है आपका, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब मैंने आपको ये जो बताया, ये आगे हम लोग इसके आगे जो इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन 2 के आगे, इसमें भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको आई होप ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं आगे जाऊं, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो चुका है बच्चों, v नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में बच्चों मेरा जो सेकंड इक्वेशन है, वो सेकंड इक्वेशन में बता देती हूँ। मेरा जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों, वो है बी एम इक्वल टू म्यू नॉट एम जेड। और भाई वो चाचा को बोलो ना जरा ऊपर साफ कर देने को। किया। ओके। हाँ तो बच्चों अपने सेकंड इक्वेशन डी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एम जेड। अब एम जेड का भी फॉर्मूला बच्चे हम लोगों ने निकाली है। एम जेड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, ससेप्टिबिलिटी एच। अब हमने ये उठा के पुट कर दिया। अब आप इसको अपने हिसाब से इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे इक्वेशन बनाना, देखो मैं आपको ऐसे बोलती हूँ, आप एक काम कर सकते हो बच्चों, आप यहाँ पे ऐसा करो, दिस इज इक्वेशन 2, फिर आप ऐसा बोलो बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट mz इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी एच। नाउ अब आप इसको बोल सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट ससेप्टिबिलिटी एच। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगले स्टेप पे आपको अगले स्टेप पे ऐसा करना है बच्चों कि आपको इन दोनों को उठा के ऐड मार देना। अब आप जब इसको ऐड मारोगे, क्योंकि आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जब वो एयर मीडियम में था, मतलब जब उसको आयरन नहीं अटैच किया गया था तब, जब आयरन अटैच कर दिया गया तब, तो आपको टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए पहले बी नॉट की वैल्यू लिखो, फिर बी एम की वैल्यू अब आपने लिख दी। अब आप बच्चों नोटिस करो यहाँ पे म्यू नॉट एच और यहाँ पे म्यू नॉट एच दोनों के दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो आप क्या करो, म्यू नॉट एच निकालो, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी कर दो। अब जब आप इसको 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी कर दोगे ना बच्चों, तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच, ये 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी को ना बच्चों म्यू आर बोला जाता है। इसको म्यू आर बोला जाता है। ये यहाँ, ये आप बाद में लिख लेना, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे म्यू नॉट म्यू आर एच। और एक चीज बच्चों, ये जो म्यू नॉट म्यू आर होता है इसको म्यू बोलते हैं। तो ये आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू एच। और ये अपना फाइनल फॉर्मूला है किसका, रॉलेंट रिंग एक्सपेरिमेंट का। तो अगर आपको किसी ने एग्जाम में पूछा रॉलेंट रिंग एक्सपेरिमेंट बताओ, या आपको बच्चों किसी ने ये पूछा कि कोई नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल को अगर मैग्नेटाइज बनाना है हमको, तो उसके ऊपर का जो डेरिवेशन है जस्ट प्रूव दिस। तो आपको बच्चों यही करना है, बी नॉट बी एम, फिर बी नॉट का वैल्यू लिखा आपने, बी एम का वैल्यू लिखा। फिर बच्चों आपने क्या किया, कॉमन निकाला, म्यू नॉट एच बाहर निकाला, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी अलग हो गई। अभी जो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम म्यू आर भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बच्चों कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया कि एमजेड इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी एच। मैंने आपको ये बताया फॉर्मूला, एमजेड इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी एच। तो बच्चों उसी तरीके से आप जब इसको देखोगे आगे, म्यू नॉट एच म्यू आर, तो बच्चों और एक फॉर्मूला होता है कि म्यू नॉट म्यू आर एक्चुअली में म्यू होता है, म्यू नॉट म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो म्यू नॉट म्यू आर एच, तो ये म्यू नॉट म्यू आर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये म्यू होता है। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू एच। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये बच्चों रॉलर रिंग का एक्सपेरिमेंट है का लास्ट आंसर है आपका ये, ठीक है। ओके, सबको अभी क्लियर हुआ बच्चों, आपने मैसेज डाला है मैम सेकंड इक्वेशन और एक बार बताइए ना, हाँ मैंने वो बताया, खुशी पांडे टू एवरीवन, यस। ओके बच्चों, डेरिवेशन क्लियर है सभी को अभी? यस मिस। ओके ओके। तो बच्चों ये डेरिवेशन किस तरीके से पूछा जाता है मैंने आपको वो बता दिया बच्चों। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन ऐसे करो कि ये आपको एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए पकड़ के चलो कि आपको ये आराम से आ सकता है। इसके बाद में एक और चीज,
सम्स बच्चे मैं चैप्टर के एंड में कराऊंगी। अभी मैं क्लासरूम में खड़ी होती तो ऑब्वियस सी बात है थ्योरी के साथ साथ सम करा देती बच्चों, पर अभी मैं बीच में सम कराऊंगी ना तो बच्चों तो हो गया। इसके लिए मैं सम एकदम एंड में कराऊंगी। आई नो वो मेरा तरीका नहीं है पढ़ाने का, पर बच्चों अभी ऑनलाइन में मैं वो रिस्क नहीं उठाऊंगी कि थियरी के में सम कराऊं। अपना क्लास का लेक्चर होता तो बच्चों मैं करा भी देती। तो बच्चों जो आपका वो आंसर आया है, देखो आप इधर देखो, इक्वेशन 11.3 आपके टेक्स्ट बुक में देखो, सॉरी टेक्स्ट बुक बोल रही हूँ, आपका जो स्क्रीन है उस पर देखो, बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। फिर आप 11.4 देखो, फिर यहाँ पे आप 11.15 में देखो म्यू नॉट एच म्यू नॉट एम। अब इन्होंने जो तरीका यूज किया है वो तरीका मत यूज करो, जैसा मैंने बताया उतना भी करोगे ना आपका काम हो जाएगा। हाँ, इन्होंने जो ये एक्स्ट्रा निकाला है आप इधर देख रहे होगे 11.16 में एच को बाहर निकाला है, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम लिखा है। तो बच्चों जो मैंने कराया है उसमें से भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको डेरिवेशन को बाद में एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना, अगर आप सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये 3 मार्क्स के लिए बच्चों पकड़ के चलो कि एग्जाम में आएगा। अब बच्चों यहाँ पे ये येलो कलर का टेबल आपको दिख रहा है। अब ये येलो कलर का टेबल बताने का पीछे मेरा कोई ऐसा खास मकसद नहीं था, पर ये बताने का बेसिकली मीनिंग ये है ना बच्चों कि आपको इसमें से मुझे कुछ एक बात बतानी है। और वो बात ये है ना बच्चों कि जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के 3 टाइप्स होते हैं, डाई मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। मैग्नेट के 3 टाइप जो हम लोग अभी तक स्कूल से लेके 11th स्टैंडर्ड तक जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि आयरन, कभी भी मैग्नेट का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज सबसे ऊपर आ जाती है, आयरन। तो बच्चों जो आयरन होता है, आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत होती है, पर हमने सिर्फ आयरन सुना है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इनर्ट गैसेस है, एवरीथिंग इज देयर इन द पीरियोडिक टेबल। बट हमारा ध्यान मैग्नेट सुनते ही सिर्फ मैग्नेट पे जाता है बच्चों, आयरन पे जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ आयरन के पास ही प्रॉपर्टी नहीं होती मैग्नेट की। हाँ, इट इज अंडरस्टेबल कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, या कोबाल्ट हो गया, या गैडोलिनियम हो गया, ये कुछ ऐसे मटेरियल है जिनके पास 100% प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट के साथ तुरंत झटके से अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर बाकी जो मेटल्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, गैसेस को अगर हटा दो या नॉन मेटल्स को हटा दो, तो ऐसा होता है ना कि कुछ मेटल्स आयरन के पास, मतलब मैग्नेट के पास थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं, मतलब 50% अट्रैक्शन दिखाएंगे, 50% अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं। आयरन निकल कोबाल्ट क्या होता है, ये तो झटके से चिपक जाता है, मतलब 100% एफिशिएंसी होती है कि अगर इनके पास मैग्नेट रखा है तो ये तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। पर उसके अलावा अगर मैं बात करूं और मेटल्स के बारे में, तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट के पास नजदीक पे रखने पे वो नहीं मतलब नजदीक पे जब लेके जाओगे तो थोड़ा बहुत वो हल्का फुल्का अट्रैक्शन दिखाता है। आई नो आयरन जितना फुल्ली नहीं दिखाएगा, पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हल्का फुल्का अट्रैक्शन दिखाते हैं। आपने अगर मिस कभी बच्चे कॉपर में भी रहता है ना? वो ना के बराबर होता है। मैं बताती हूँ, अभी आगे हम वही पढ़ने वाले हैं, अभी आपको बताती हूँ, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए। हाँ, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं जब भी कोई लेक्चर लेती हूँ, मेरा लेक्चर लेने के बाद में आई नो आपको दूसरे भी लेक्चर्स होंगे, वो मैं समझ सकती हूँ, बट रात को सोने के पहले, जैसे डॉक्टर बोलता है ना दवाई खा के सोना तब आप ठीक हो जाओगे, जस्ट लाइक दैट जो भी मैंने आज पढ़ाया है रात को सोने के पहले, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते सो जाओ और बोलो कि हाँ मैं तो पढ़ लिया, वो बिस्तर पे लेटे लेटे नहीं, कोई स्टोरी नहीं सुन रहे हो आप, ध्यान से सिर्फ आधा घंटा बैठ के टेक्स्ट बुक को उठा के पढ़ लिया करो, या मेरी रिकॉर्डिंग एक बार देख लिया करो कि मिस ने आज क्या क्या बताया है। आई नो 1.5 घंटे का लेक्चर है, रिकॉर्डिंग पूरी नहीं सुन रही है, अगर आप लेक्चर बराबर से सुने हो, ध्यान दिए हो, तो आप उसको भगा भगा के भी देख सकते हो, है कि नहीं। तो आप बस इतना काम करो, टेक्स्ट बुक पढ़ना है वो जमता है वो पढ़ो, लेक्चर सुनना है, रिकॉर्डिंग फिर से सुनना है वो सुनो, बट जो भी आज के लेक्चर में हो रहा है उसको आज ही का आज आपको सोने के पहले खत्म करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है आपको क्या करना है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, आपने बोला कॉपर, कॉपर में अट्रैक्शन के नाम पे कुछ नहीं होता है। मैंने क्या बोला, मेटल के 3 टाइप्स होते हैं, एक ऐसे मेटल जो मैग्नेट के पास तुरंत चिपक जाएंगे, कुछ मेटल्स मैग्नेट के बिल्कुल नहीं चिपकते, मतलब जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इवन आपका जो आपने कॉपर बोला, कॉपर क्या है ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने का काम कॉपर करता है। आपने अगर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए सबसे बेस्ट मेटल होता है गोल्ड, सिल्वर, बट इसको हम यूज नहीं करते हैं, रीजन हम सबको मालूम है कि क्यों यूज नहीं करते, इतना महंगा कौन उठ के बैठेगा, मालूम पड़ा चोरी होने लगी, लोग करंट से नहीं मरेंगे, चोरी करके मर जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूज में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू दे आर बेस्ट, बट मैग्नेटिक में उनके पास अट्रैक्शन के नाम पे कुछ नहीं होता है, इट इज कम्प्लीटली अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज जीरो।
पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, मतलब मैग्नेट गैस बहुत एकदम चिपका दिया ना तो ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत आपको अट्रैक्शन फील होगा कि ये अट्रैक्शन इधर हो रहा है कर। फिर अपना आयरन निकल कोबाल्ट होता है, उसमें तो भैया 100% अट्रैक्शन होता है, उसका जैसा होता ही नहीं कि अट्रैक्शन। तो इस तरीके से मैग्नेट है ना 3 पार्ट में डिराइव्ड है। तो जो आपके पास अभी जो पूरा येलो कलर का टेबल है, ये येलो कलर के टेबल में हम लोग क्या पढ़ने वाले वो मैं बताती हूँ। ये येलो कलर के टेबल में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये हेडिंग आपको दिखी। इसके अंदर देखो पहला है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म का देखो एग्जाम्पल, अभी जो आपने मेरे से कॉपर बोला, देखो मैं आपको इधर हाईलाइट करा दे रही हूँ। एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉपर, गोल्ड, बिस्मथ एंड मैनी मेटल्स, लीड, सिलिकॉन, ग्लास, वाटर, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, एग्जाम्पल क्या आ गया, कॉपर, गोल्ड मेडल, बिस्मथ एंड मैनी मटेरियल। तो बच्चों ये डायमैग्नेट जो होता है ना, डायमैग्नेट ऐसे किस्म का मैग्नेट होता है जिसके अंदर अट्रैक्शन नाम की चीज बिल्कुल होती ही नहीं, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। आप इसको अगर मैग्नेट गैस लेके जाओ, क्या मैग्नेट लकड़ी या प्लास्टिक से अट्रैक्ट होगा क्या? नहीं अट्रैक्ट होगा, क्योंकि लकड़ी है या प्लास्टिक है। मतलब ये देख लो, ग्लास, वाटर, वुड, प्लास्टिक, लीड, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, बिस्मथ, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब डायमैग्नेट होते हैं। डायमैग्नेट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर को भी आप उठा के रख सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी पावर होती है, मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर पावर नल होती है। तो इधर देखो डायमैग्नेटिक के बारे में क्या लिखा है। डायमैग्नेटिक, मैं थोड़ा जूम कर दी, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, diamagnetic property is present in all materials. In some it is weaker than the other properties such as paramagnetism और ferromagnetism. ये आपको जो वर्ड दिख रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा है, बिस्मथ एक किस्म का मेटल है। मैम नोट्स भेज देना। बच्चे मेरे को नोट्स करना है, पर क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके लिए मेरे को नोट्स कैसा, मेरे को सर ने भी बोला नहीं कि मैम जो आप पढ़ा, मतलब नोट्स मतलब क्या बच्चों, जो मैं व्हाइट बोर्ड पे कराती हूँ ना, सिर्फ उसी का नोट्स का मैं पीडीएफ बना के आपको भेज सकती हूँ। क्योंकि अभी जैसे मैं ये टेक्स्ट बुक पे अगर इस पे ऊपर ना बच्चों, अभी देखो ये टेक्स्ट बुक ओपन है, ठीक है, इस पे अगर मैं को लिखूंगी ना तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर मैं कोई चीज व्हाइट बोर्ड पे डेरिवेशन करा रही हूँ तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए इतना हेल्प जरूर कर सकती हूँ कि वो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, मतलब फोटो वाले फॉर्मेट में। मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने, मेरे पास वो एक स्कैनर है, ऑब्वियसली चाइना का स्कैनर नहीं यूज करती हूँ मैं, दूसरा एक स्कैनर है, उसके थ्रू मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सर को मेल कर सकते हैं और सर आपको भेज सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पर अभी तक मुझे सर ने उसके बारे में बोला ही नहीं है। क्यों नहीं बोला है, क्योंकि शायद मे भी रिकॉर्डिंग होती है, आप सुन सकते हो, शायद मे भी इसके लिए सर ने नहीं बोला होगा। तो एक बार आप बच्चों बात कर लेना, अगर मेरे को बोला सर ने तो मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, वो मेरे को नहीं बोला है, बोलेंगे तो मैं कर दूंगी। मैम अब अगर बच्चों उनको यहाँ रिक्वायरमेंट है तो आप कर दीजिए अभी से। सर अभी तो मैंने एक डेरिवेशन है वो कराया व्हाइट बोर्ड पर, उसको मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। अभी आगे से मैं कोई डेरिवेशन कराऊंगी तो मैं वो सेव कर लूंगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कि मैम ठीक नोट्स भेज देना। है, इसके बाद कर दीजिएगा। ओके। ओके ओके फाइन सर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो डायमैग्नेट आपको दिख रहा है, इसमें ये जो लिखा है कॉपर, गोल्ड, बिस्मथ, ये सब बच्चों है ना पीरियोडिक टेबल आप उठा के देखोगे ना, उसके अंदर ये मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों डायमैग्नेट मतलब क्या होता है, जिसके पास अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ना के बराबर होती है। तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ना के बराबर मतलब क्या, एकदम नल होती है। नल मतलब क्या, देखो अभी जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है, इधर कोई एक सपोज ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे यहाँ पे क्या कॉपर लिखा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने कॉपर रखा है। अब कॉपर को मैं इसके पास लेके आऊं, चिपकाने की कोशिश करूं, पर ये कॉपर चिपकने की जगह पे ये कॉपर इधर से रिपेल हो जाए, मतलब दूर भागे। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे, कोई घमंडी किस्म के लोग नहीं होते हैं, किसी भिखारी को देख के कैसे बोलते हैं, अरे तुम दूर भागो हमसे, हमको तुमको देखना ही नहीं। हालांकि ऐसा कोई इंसानियत के नाम पे करेगा नहीं, मिस अभी तो पर सब ऐसा ही बोलते हैं। क्या, अभी तो ऐसा ही बोलते हैं ना, कोरोना। अच्छा अच्छा, क्या एग्जाम्पल लाया बच्चे तूने, वाह रे वाह, बेस्ट एग्जाम्पल है, मेरे ध्यान में ही नहीं आया, थैंक यू थैंक यू। अभी जैसे मैं सपोज मैं दूध लेने गई दुकान पे, डेयरी की दुकान पे, वहां पे मैं गई, ऑब्वियसली मैं ऐसी हरकतें नहीं करती हूँ, मैं तो उल्टा, लोग चिपकते रहते हैं मैं साइड में हो जाती हूँ कि भैया डिस्टेंस मेंटेन करो, कोई दूसरा डिस्टेंस मेंटेन ही नहीं करता है। हाँ ये चीज मैं करती हूँ कि मैं पहले दूर जाती हूँ, भाई तुम दूर भागो यहाँ से। तो डायमैग्नेट है ना बच्चों वैसे ही होता है। इसके डायमैग्नेट का मतलब बच्चों क्या होता है, ऐसा किस्म का मटेरियल जो मैग्नेट के पास अगर आ जाए तो मैग्नेट उसको दूर भगाता है। मैग्नेट उसको, जैसे अपन लोगों को दूर भगाते हैं कोरोना के डर से, जस्ट लाइक दैट। तो डायमैग्नेटिज्म बच्चों वो किस्म का मैग्नेटिज्म होता है
ठीक है। दूसरा एक होता है पैरामैग्नेटिज्म बच्चों। अब मैं डायमैग्नेटिज्म के बारे में आपको बता देती हूँ। उधर जो ससेप्टिबिलिटी लिखा था बच्चों, तो डायमैग्नेटिज्म में या पैरा हो या फेरो, सब में बच्चों फॉर्मूला यही लगने वाला है। सबकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है कि भाई डायमैग्नेट में क्या हो रहा है, कोई चीज मेरे पास आ रही है तो उसको ये नहीं कि मैं उसको प्यार से ट्रीट करूं, मैं प्यार से ट्रीट नहीं करूंगी तो मैं फेरामैग्नेट हो जाऊंगी। फेरोमैग्नेट का एग्जांपल बच्चों होता है आयरन। अगर आपको नहीं पता तो अभी बता देती हूँ। से दूसरे केस में बच्चों अगर मैं पैरामैग्नेट का बात करूँ, पैरामैग्नेट मतलब क्या है, कोई तुम्हारे पास आया, तुमने उसको क्या है ना, एक इंसानियत के नाते, और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, ठीक है ना, इतना बोल के चाय पिला के तुम ध्यान भी नहीं दे रहे। मतलब थोड़ा तो एंटरटेनमेंट किया, ये नहीं कि पूरा एंटरटेनमेंट किया, अरे यार दोस्त हो तो मेरा अपना दोस्त है, आजा बैठ जा, चल दो चार गप्पे मारते हैं, ऐसे नहीं। ऐसा वाला मतलब फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट मतलब क्या है ना, आयरन निकेल कोबाल्ट, ये मैग्नेट कैसा है ना, तो मैग्नेट तो भैया उसके पास बहुत अच्छी दोस्ती दिखाता है, वो होता है फेरोमैग्नेट। ठीक है। तो फेरोमैग्नेट में जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने 100% तुझे दिया, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू भी मेरा दोस्त है, तूने भी मेरे को 100% रिटर्न में दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर बेस्ट फ्रेंड। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है ना बच्चों, डायमैग्नेट में, सॉरी फेरोमैग्नेट में, वो उसकी वैल्यू होती है 1। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेट में बच्चों होती है 1। ठीक है। सॉरी सॉरी, फेरोमैग्नेट में होती है 1। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फेरोमैग्नेटिज्म में सामने वाले ने 100% दिया, इसने भी 100% रिटर्न दिया, मतलब इसने मैग्नेटाइजेशन करने की कोशिश की, ये बंदा मैग्नेटाइज हो गया, आंसर आया 1, मतलब एकदम 100% सब कुछ हो गया, मतलब ये हो गया फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेट के एग्जांपल में बच्चों अपना आयरन निकेल कोबाल्ट जो अब तक आप स्कूल लेवल से सुनते आ रहे हो वो होते हैं। फिर इसके बाद में ससेप्टिबिलिटी का फिर से फॉर्मूला उठाने का, फिर से यही लिखने का। अब जब मैं बात करूंगी डायमैग्नेट में, डायमैग्नेट में कैसा होता है, जैसे अभी आजकल अपन कोरोना के डर से लोगों के साथ कर रहे हैं, सामने वाला अगर कोई तुमसे मिलना भी चाहे तो वो मिलने वाला जो प्लान बना रहा है वो एच, तुम कोरोना के डर से तुम्हारे घर वाले बोलते बेटा सबसे दूर, किसी से मिलने का नहीं है, दोस्ती बाद में दिखा देना, तो सामने वाला आया और तुमको धुतकार रहा है, भाई भाग तू यहाँ से, मेरे पास मत खड़े रह तू यहाँ पे, मतलब वो प्यार से बात भी नहीं कर रहा है, वो सीधा भगा रहा है, तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यार सामने वाला प्यार से बात नहीं कर रहा, मेरे को भगा डाला, क्या है ये, ऐसा कोई करता है क्या। तो वो होता है बच्चों डायमैग्नेट, क्योंकि डायमैग्नेट के पास तुम प्लास्टिक रबड़ वुड या इधर जो जो एग्जांपल लिखे जैसे कॉपर गोल्ड बिस्मथ, ये नहीं सब स्टील डायमैग्नेट में आते हैं। डायमैग्नेटेड होता है, स्टील। बेटा उसको सर्च मार ले, व्हाट्स एक बार सर्च मार ले, मैं भी पूरा डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि उसके अंदर है ना डाय और पैरा दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स रहता है, इसके लिए प्रॉपरली मैं नहीं बता सकती, एक बार तो गूगल कर ले या तो मेरे से नेक्स्ट सेक्शन में पूछ ले, मैं एक बार और देख लूंगी, क्योंकि जितना मेरे को अभी तक जानकारी वो दोनों में आता है, एग्जैक्ट मैं तेको नहीं बता पाऊंगी फिलहाल। तो वो होता है डायमैग्नेट। तो मतलब डायमैग्नेट की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो वो क्या करता है, वो उसको रिपेल मारता है। ठीक है। अब इसी की जगह पे आप पैरामैग्नेट उठाओ, पैरामैग्नेट में क्या आता है, देखो पैरामैग्नेट का एग्जांपल बता देती हूँ। पैरामैग्नेट में, ये पैरामैग्नेट के अंदर हम लोग आ गए, इधर देखो पैरामैग्नेट में क्या क्या लिखा है बच्चों, देख लो, मैग्नीशियम लिथियम मोलिब्डेनियम टैंटलम and salts such as MnSO4, H2O and oxygen gas are the example of paramagnetic material। अब इसमें बच्चों जितने भी नाम है ना, सब मेटल के नाम है बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाली नहीं हूँ, आप पीरियोडिक टेबल देख लेना, आपको पीरियोडिक टेबल में सारे नाम मिल जाएंगे। अब पैरामैग्नेट की बात की जाए तो ससेप्टिबिलिटी अगर मैं पैरामैग्नेट मटेरियल का निकालती हूँ बच्चों, तो मैंने तो बहुत कुछ दिया, पर सामने वाला क्या है, अच्छा आओ बैठो, ठीक है बैठो, क्या चाहिए, चाय पानी चाहिए, ठीक है बैठो, सामने वाले को मेहमान नवाजी कर दिया, उसके बाद भाई तू कौन मैं कौन, मतलब उसने ज्यादा दूर भी नहीं भगाया, ज्यादा उसको करीब भी नहीं बिठाया, बस 50-50। तो वो 50-50 वाला रेशियो बच्चों पैरामैग्नेट का होता है। तो पैरामैग्नेट में मैग्नीशियम लिथियम मोलिब्डेनियम टैंटलम ये सब आते हैं। तो ये मटेरियल पैरामैग्नेट वाले कैसे होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा तुमको पूछ रहा है ये अच्छा ये बैठिए, अच्छा चाय चाहिए कॉफी चाहिए, क्या चाहिए, रुको मैं देता हूँ आपको, मतलब इतना तो एंटरटेनमेंट दे रहा है ना तुमको, अब एकदम गले से तो नहीं लगा रहा है क्योंकि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं, पर इतना तो तुमको भाव दे रहा है ना, तो वैसा पैरामैग्नेट करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर तुम मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो वो उसको वीकली अट्रैक्ट कर, अपन ये नहीं बोलेंगे उसको रिपेल मारता है, रिपेल मारता तो बात ही नहीं करता कि भैया बैठ चाय पानी पी, वो उसको बिठाता है पर एंटरटेन ज्यादा नहीं करता। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हो तो वो क्या करता है, वो वीकली अट्रैक्ट करता है उसको। ठीक है, वो वीकली अट्रैक्ट करता है। डायमैग्नेट क्या करता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हो तो वो उसको स्ट्रांगली रिपेल करेगा या तो वीकली रिपेल करेगा, स्ट्रांगली मत बोलो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ऐसा बोल सकते हो।
फिर पैरा में आए, हाँ भाई वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। फेरोमैग्नेट में क्या बोलोगे? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, क्योंकि फेरोमैग्नेट में तुम आयरन को रख दो मैग्नेट के पास, आयरन तो भैया एकदम जान छुड़ा के उसके चिपक जाएगा। जैसे बेस्ट फ्रेंड में होता है, अभी कोरोना के बाद में जब तुम लोग का क्लास चालू होएगा, तुम दोस्त लोग क्या करोगे? अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, देख कितने दिन के हम लोग मिले, वो दोस्ती यारी निभाओगे ना। अब सारे दोस्तों के साथ थोड़ी ना निभाते बैठोगे, हाँ हाथ मिलाओगे और भाई कैसा है क्या है? जो बेस्ट फ्रेंड रहेगा उसके साथ क्या बोलोगे? अच्छा चल गुरु कृपा में चल के बैठते, चल थोड़ा बैठ के बातें करेंगे। क्या हर किसी के साथ करोगे? और चलो हर किसी के साथ चले भी गए, फिर उसके बाद में बैठ के कहीं पे भी टपरी पे बैठ के बात करना रहेगा, तो क्या सारे फ्रेंड बैठ के करोगे? नहीं। जो जिसका ज्यादा अच्छा जमता है, कोई 3 लोगों का ग्रुप रहेगा जो आपस में बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, कोई 2 लोगों का ही रहेगा, कोई 4 लोग का रहेगा। तो जिसको ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी वो फेरोमैग्नेट, जिसको कम अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी वो पैरामैग्नेट, और जिसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगी वो डायमैग्नेट। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा डाई पैरा फेरो। तो ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो नेगेटिव में होती है डाई के अंदर। ये डाई की हालचाल बता रही हूँ मैं तुमको। फिर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ना ही नेगेटिव रहेगी ना ही पॉजिटिव रहेगी, बीच में रहेगी, मतलब पकड़ के चलो 0.5 के आसपास। तो बच्चों ये हो गया अपना पैरामैग्नेट। ना मैंने तेरे को ज्यादा भाव दिया ना मैंने तेरे को दूर भगाया। फिर अगले स्टेप पे आता है फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट में सारा आंसर +1। भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया, अब क्या और चाहिए, अब तो बस एंजॉय करना है। कितने दिन के बाद मिल रहे हैं, आखिरी बार मार्च में मिले थे, एक तो जुलाई भी लॉकडाउन में चला गया, देखो अगस्त में मिलेंगे कि कब मिलेंगे। तो वो वाला फंडा। तो आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कि ये डाई पैरा फेरो क्या होता है। तो डाई पैरा फेरो के बारे में जब पता चल गया, तो यहाँ पे बच्चों वही ये ग्रीन, ये जो येलो कलर, ये जो पूरा दिया है, इसके अंदर बच्चों वही सब चीजें दी हुई है, मैं ऑलरेडी सब समझा चुकी हूँ। अब बात आती है डाई का एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिज्म के बारे में किसी ने पूछा, डायमैग्नेटिज्म के बारे में किसी ने पूछा, तो आप क्या बोलोगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करता है? वो उसको वीकली रिपेल करता है। स्ट्रांगली मत बोल देना, थोड़ा वो बेइज्जती लगेगा। वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, बात खत्म। फिर डायमैग्नेटिज्म का दूसरा भी पॉइंट आपको मिल गया कि डायमैग्नेटिज्म के एग्जांपल में क्या क्या आता है? कॉपर, गोल्ड, बिस्मथ, लीड, सिलिकॉन, ग्लास, वाटर, वुड, प्लास्टिक। तो डायमैग्नेटिज्म के आपके 2 पॉइंट बन गए। अभी मैं आपको बताती हूँ बोर्ड एग्जाम में कैसा होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको कोई ये पूछेगा कि डाई और पैरा का डिस्टिंग्विश करके बताओ 2 मार्क्स के लिए। तो आपके पास 2 पॉइंट तो वैसे मतलब 2 मार्क्स का पूछा, दैट मीन 4 पॉइंट आपको लिखने। 4 पॉइंट लिखने तो डाई का भी 2 पॉइंट लगेगा, पैरा का भी 2 पॉइंट लगेगा, करेक्ट। तो आपका 2 पॉइंट तो मेरे ज्यादा डिटेल में गए बगैर ही आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने डाई के लिए क्या बोला? आपने डाई के लिए बोला कि इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय, सॉरी डाई के लिए क्या बोला? इट इज वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। पैरा के लिए क्या बोला? इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, करेक्ट है। ये दोनों पॉइंट एक एक पॉइंट दोनों में लिख दिया आपने। फिर एग्जाम्पल के नाम पे भी आपको सब पता चल गया कि भाई डाई का ये एग्जाम्पल होता है, पैरा का ये एग्जाम्पल होता है, वगैरह वगैरह। तो जब आपने ये सारी चीजें लिख दी तो ऑलरेडी 2 पॉइंट डाई का रेडी हो गया, 2 पॉइंट पैरा का रेडी हो गया। अब इसके ऊपर 2 मार्क्स का कोई सवाल आ गया तो आप आराम से लिख सकते हो कि हाँ भाई ये है। अब इस जगह पे अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि डाई और फेरो का डिस्टिंग्विश करके बताओ 2 मार्क्स के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। डाई में क्या लिखोगे? वीकली अट्रैक्टेड बाय, सॉरी वीकली रिपेल्ड बाय। फेरो में क्या लिखोगे? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय। फिर फेरो का एग्जांपल तो भैया रेडी है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम। डाई का भी रेडी है। तो इस तरीके से कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन 2 की जगह पे 3 मार्क्स का बना, मतलब आपको 2 पॉइंट और उधर लिखने पड़ेंगे। तो वो 2 पॉइंट में आप क्या कर सकते हो? 1 पॉइंट आपका रेडी हो गया ना, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। डाई की ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। पैरा की ससेप्टिबिलिटी वैल्यू कितनी होती है? 0.5 के आसपास लिख दो। फिर अपना फेरो की ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देखो, मेरे ज्यादा डिटेल में गए बगैर ही मैंने ऊपर से ही बताया, और ऑलमोस्ट एग्जाम को जितनी जरूरत है उतनी आपकी पूरी होगी। अभी मैं एक एग्जांपल और आपको बता दूंगी, तो ऑब्वियसली बात है, डाई के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, पैरा के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, फेरो के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। अब हर एक डाई के 4 पॉइंट हो गए रेडी, 4 पॉइंट रेडी हो गए मतलब 2 मार्क्स का बन गया। पैरा का भी 4 पॉइंट हो गए, पैरा भी 2 मार्क्स का बन गया, और 4 मार्क्स का आपका रेडी हो गया। पर कभी भी ये डिस्ट्रिंग्विश 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, 2 या ज्यादा 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 2 मार्क्स का आया तो क्या करना है? 4 पॉइंट, डाई पैरा दोनों को मिला के 4 पॉइंट। 3 मार्क्स का आया तो 6 पॉइंट चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आधा मार्क्स है। तो देखो, ससेप्टिबिलिटी एक डाई का डेफिनेशन कि उसमें क्या होता है, दूसरा उसका एग्जाम्पल, तीसरा ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं मेरा ज्यादा डिटेल में गए बगैर मैंने तीनों बता दी। ठीक है, अब अगर सपोज यही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ गया, आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, तो 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट उधर,
देखो मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं गई, पर मैंने डाई पैरा फेरो क्या होता है पूरा समझा दिया, ठीक है। पर फिर भी मैं तीनों का एक एग्जाम्पल भी आपको समझा देती हूँ अभी। वो एग्जाम्पल क्या है वो आप देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कैसा है देखो, अभी सपोज सपोज अभी मेरे पास ऐसा मैग्नेट है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, एक तरफ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, दूसरी तरफ के दूसरा मैग्नेट है उसका साउथ पोल, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों मैंने अगल बगल में बिठा दिए। अब कैसा होगा, जैसे ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं तो डेफिनेटली उनके बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ ऑब्वियसली दो अपोजिट है, तो दोनों दे गोना अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर इसके ऊपर मैंने कांच का पतला सा, कांच का थोड़ा शीट रख दिया, कांच का एकदम पतला सा। अब इसके ऊपर अगर मैंने सपोज ये क्या था, डायमंड क्या था, डायमंड कॉपर होता है, ठीक है, पिघला हुआ कॉपर मैंने इधर लगा रख दिया। अब क्या होगा, नॉर्मली बेसिकली जैसा रूल है उस रूल के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो नॉर्थ और साउथ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, इनके बीच में अट्रैक्शन दिखना है भी चाहिए। पर होता क्या है, जब बीच में मैं ये लेकर आ जाती हूँ तो इसके अंदर जो है वो तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, मैंने आयरन की बात की, जैसे ही आयरन यहाँ पे बीच में आया तो आयरन किसके अंदर, सॉरी मैं बोल रही हूँ कॉपर, कॉपर इसके बीच में आया, तो कॉपर कौन सा मटेरियल है, कॉपर तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल इस नॉर्थ एंड साउथ की वजह से, ये नॉर्थ एंड साउथ में तो अट्रैक्शन होगा, बट ये डायमैग्नेटिक मटेरियल जो पहले था वो बाद में भी अभी वैसे ही रहेगा, मतलब इसका जो ये साइज है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ ये 1 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा हुआ है, तो क्योंकि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इस नॉर्थ साउथ के अट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर बैठे हुए चीज के कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं दिखाई देगा। अब अगर तो ये अट्रैक्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल और वैसे भी वीकली रिपेल करता है, तो रिपेल कर रहा है तो ऑब्वियसली आयरन अगर 1 सेंटीमीटर, सॉरी कॉपर अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, लिक्विड वाला कॉपर, ऑब्वियसली सॉलिड वाला तो यहाँ पे रखोगे नहीं, तो क्या होगा, तो वो कुछ भी नहीं शो करेगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि डायमैग्नेट में वैसे भी कुछ नहीं होता है। अब अगर मैं पैरामैग्नेट में आ जाऊँ, पैरामैग्नेट के एग्जाम्पल में याद करो क्या लिखा था, मैग्नीशियम लिखा, करेक्ट है। अब अगर सपोज मैं बोलूँ ये जो 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ये मैग्नीशियम मैंने रख दिया है 1 सेंटीमीटर लंबा, ये 1 सेंटीमीटर उठा हुआ है ऊपर तक, इसी जगह पे नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब नॉर्थ एंड साउथ बेसिकली तो दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, और मैग्नीशियम किसका एग्जाम्पल होता है, पैरा का, पैरा का डेफिनेशन में मैंने क्या बताया, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो थोड़ा तो डेफिनेटली अट्रैक्शन दिखाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस मैग्नेट के बीच में मैंने इसको लाके रख दिया, तो ये जो पहले 1 सेंटीमीटर बड़ा था, ये पहले कैसा था, 1 सेंटीमीटर बड़ा था। अब नॉर्थ एंड साउथ के बीच में रखने की वजह से ये शायद में भी ऐसा हो सकता है 0.5 या 0.6 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे नॉर्थ एंड साउथ इसको क्या करेगा, इस मैग्नीशियम को अपने पास दबा लेगा, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ ऑब्वियसली दोनों अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे को बैठे हैं। अब अगर मैं मैग्नीशियम बीच में ले आऊं तो मैग्नीशियम भी इस नॉर्थ साउथ के बीच में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये मैग्नीशियम का जो ये 1 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है जो ऊपर उठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके बीच में जो आया वो भी कौन सी चीज आई, जो मैग्नेट क्या वीकली अट्रैक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं जो 1 सेंटीमीटर इसका जो लेंथ था, वो लेंथ 1 सेंटीमीटर की जगह पे मे बी शायद सप्रेस हो जाएगा, और अब वो सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर बचा रहेगा, या 0.6 अगर सप्रेस हो गया तो ऊपर सिर्फ 0.4 सेंटीमीटर बचा रहेगा। सो इन दिस मैनर ये पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर ये तो पैरा का एग्जाम्पल हो गया, अब अगर इसी की जगह पे मैं अगर ये बोलूँ कि यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम नहीं लिया, मैं अगर ये बोलूँ यहाँ पे मैंने आयरन लिया है, तो आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बीच में अगर आयरन को रखा तो आयरन तो एकदम बैठा ही है कि मेरे को अट्रैक्ट होना ही है। तो ये जो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर जो ऊपर उठा है हाइट इसका, क्योंकि ये आयरन है, लिक्विड आयरन, और बीच में नॉर्थ साउथ, तो कहीं ना कहीं ये 1 सेंटीमीटर जितना हद तक सप्रेस हो सकता है वो सप्रेस होके मतलब इधर इधर डिपॉजिट, इधर एकदम छोटे से पोर्शन में आ जाएगा, जितना ये सप्रेस हो पाएगा उतना डेफिनेटली सप्रेस होगा, ठीक है। तो सप्रेस होके मे बी शायद इतना सिर्फ 0.2 सेंटीमीटर ही ऊपर उठा है, बाकी 0.8 सेंटीमीटर पूरा नीचे तक आ गया, ये सिर्फ 0.2 सेंटीमीटर ही अब इतना ही ये ऐसा ऑक्यूपाई किया। ऐसा डैमेज तो में नहीं हुआ था, पैरा में भी इतना हद तक वो सप्रेस नहीं हुआ था, पर फेरो में सप्रेस हो गया।
क्योंकि फेरो में क्या होता है, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, whereas in paramagnetism it is weakly attracted by a magnetic field, whereas in diamagnetism it is weakly repelled by a magnetic field. सो ये अपना एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में अगर आप रीड करने जाओगे तो आई थिंक टेक्स्ट बुक में आपको और भी एग्जाम्पल दिखेंगे। टेक्स्ट बुक में आपको कैसा एग्जाम्पल मिलेगा, ऐसे ही हर एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मैंने ये एग्जाम्पल बताया, इतना भी एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, कोई एग्जाम्पल कोई बहुत डिफिकल्ट कोई बहुत हार्ड ऐसे टाइप के नहीं थे कि यू कांट एबल टू डू दैट। हाँ, एक काम किया जा सकता है एक और पॉइंट बढ़ाने के लिए। अभी जस्ट जो हमने रोलिंग पढ़ा था उसमें वी हैव लर्न दिस फॉर्मूला 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू म्यू। तो आप इधर क्या कर सकते हो, डाई का ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो ऑब्वियस ही बात है आपका म्यू आर का वैल्यू डाई का लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। पैरा में अगर ये ससेप्टिबिलिटी 0.5 है तो म्यू आर क्या हो जाएगा, 1.5। फिर अगर मैं फेरो के लिए जाऊँ, फेरो में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 + 1 2, तो आप म्यू आर की वैल्यू बोल सकते हो इट इज मोर देन 2। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जितने भी पॉइंट्स की जरूरत है, मैक्स टू मैक्स हर एक टॉपिक पे 3 पॉइंट्स की जरूरत है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग 5 से 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो इतना पॉइंट मोर देन इनफ है। इसके ऊपर डिस्टिंग्विश को लेके सवाल आता है, तो डिस्टिंग्विश को लेके जो भी सवाल आएगा आप इसको आराम से कर सकते हो। बस एक बार जस्ट अपना वो रीड कर लेना, एक बार अगर रीड कर लोगे ना तो वो आराम से झटके में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एग्जाम में और क्या आता है, एग्जाम में इसके ऊपर ऐसा आता है कि आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पूछा जा सकता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, अब यहाँ पे आप देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, इधर देखो एक डायग्राम दिया है आपके सामने, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रही हूँ सो दैट यू कैन इजिली एबल टू सी दिस। हाँ, इस डायग्राम में आपको तीन अलग अलग डायग्राम दिखेंगे। एक है डायग्राम नंबर ए, दूसरा है डायग्राम नंबर बी, तीसरा डायग्राम नंबर सी। अब जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसके अंदर आप देख रहे हो कि जो आयंस है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से 2 किस्म के आयंस होते हैं, एक स्पिन अप वाले, एक दूसरा स्पिन डाउन वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये एक डायग्राम मैंने बनाया है। ये डायग्राम में साफ साफ लिखा है देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो सारे के सारे आयंस कैसे रहेंगे, रैंडमली यहाँ घूमते रहेंगे भटकते रहेंगे, क्योंकि उनको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता। जैसे ही उनको थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो वो थोड़े बहुत अलाइनमेंट करेंगे पैरेलल डायरेक्शन में, क्योंकि आयंस का मेन फंडा क्या होता है कि उनको पैरेलल डायरेक्शन में आना होता है। जितने आयंस पैरेलल डायरेक्शन में है मतलब उधर उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। अगर आयंस रैंडमली यहाँ घूम रहे हैं मतलब उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम है। अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखो, फर्स्ट वाला डायग्राम, तो इसमें कोई भी आयन एक दूसरे आयन के साथ पैरेलल में नहीं है। अब पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि वो इस तरफ जाना चाहिए, वो इस तरफ भी जाए तो भी चलेगा, वो ऐसे ऊपर जाए तो भी चलेगा, वो नीचे जाए तो भी चलेगा, बट दे शुड बी पैरेलल। अगर वो पैरेलल है तो मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत तो आ गया। अब आप फर्स्ट डायग्राम को देखो, फर्स्ट डायग्राम में आपको कहीं पे भी आयंस एक पैरेलल डायरेक्शन में नहीं दिखेंगे। अब सेकंड वाला डायग्राम में हो, सेकंड वाला डायग्राम में देखो ये तीनों को, सारे आयंस को अलावा सबके सब रैंडमली यहाँ भटक रहे हैं, पर वो तीन क्या है, पैरेलल में। मतलब यहाँ पे थोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिला है, इसके लिए देखो ये बी पे क्या लिखा है, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे थोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड आया तब जाके ये ऐसा देखने को मिला। सी वाला जो डायग्राम है वो क्या है, सारे के सारे आयंस पैरेलल हो गए, इसका मतलब इसको मैंने और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया तो सारे के सारे आयंस क्या हो गए, एक डायरेक्शन में आ गए। तो बच्चों यही वाला फंडा हम लोग पैरो में ये फेरा में पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, यही वाला फंडा अभी हम लोग है ना बच्चों फेरो में पढ़ने वाले हैं। तो फेरो में कैसे पढ़ेंगे, एक सेकंड। अभी देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इधर आपको वर्ड दिख रहा है डोमेन थियरी। अबे डोमेन एक्चुअली क्या होता है, देखो जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले वो आयंस का डायग्राम बनाया, वही वाला डायग्राम फेरो, अगर आपको एग्जाम में अब ये फेरोमैग्नेटिज्म आप बोलोगे मैम फेरोमैग्नेटिक तो आपने पढ़ा दिया, ये डोमेन थ्योरी क्या होगी। एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही, क्योंकि उसी में मतलब उसी आयरन इज द एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसी के अंदर ऐसा होता है ना कि डोमेन्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब क्या, डोमेन मतलब ऐसा, ये आपको जो ये फिगर नंबर ए दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है ना, इसमें भी इस डायग्राम में भी आयंस है, पर एक आयन देखो अलग अलग टेबल में, मतलब यहाँ पे देखो अलग अलग बैरिकेड बीच में बने हुए हैं, और वो बैरिकेड का कोई प्रॉपर साइज शेप नहीं है।
ये देखो ये वाला है बैरिकेड है, ये एक बैरिकेड है, ये ये दिस ऑल आर बैरिकेड्स। इनके बीच में आयन कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो ये जो बैरिकेड है ना बच्चों, हम लोग इसको डोमेन बोलते हैं। अब ये डोमेन कहाँ से आया? वो डोमेन इसकी वजह से आया कि जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने आपके सामने कितने बार बताई है कि एल्यूमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। हम इसके ऊपर आयरन का वायर लगाएंगे, आयरन के वायर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आयरन के वायर पे आएगी, वो ऑब्वियसली आयरन का वायर किससे जुड़ा हुआ है? एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। इवन रॉ लर्निंग पढ़ाते समय भी मैंने बताया, इवन मैग्नेटाइजेशन एनआईए बताते समय भी मैंने यही बताया आपको। दोनों में ही क्या हुआ था? एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल लिया गया था, उस पे मैंने आयरन का वायर लिया था और उसको वहां पे वाउंडिंग करवा दिया था। तो आयरन की जितनी भी प्रॉपर्टी वो एल्यूमिनियम से आई थी, करेक्ट। अब एल्यूमिनियम को मैंने साफ साफ बोला था कि वो प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड वाला नहीं होता है, उसमें आयरन के कंपेरिजन में कम होता है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम का जो रहा होगा मटेरियल, उसमें सारे के सारे आयंस पैरेलल नहीं रहे होंगे। सारे के सारे आयंस कैसे रहे होंगे? ऐसे, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम नंबर, ठीक है। मैंने एल्यूमिनियम को ये नहीं बोला एल्यूमिनियम मटेरियल, मैंने ये बोला उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा? आयन थोड़े बहुत तो पैरेलल रहेंगे ना, डेफिनेटली। अब उसको मैं चाहूँ तो मैं उसको परमानेंटली तो नहीं कर सकती कि परमानेंटली वो एकदम मैग्नेटिक फील्ड जैसा बन जाए। जितना देर तक आयरन का वायर उस एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है और जितने देर तक इलेक्ट्रिसिटी उस आयरन को मिल रही है और आयरन एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है, उतने देर तक वो एल्यूमिनियम मैग्नेटिक फील्ड जैसा काम करेगा, उतने देर तक के लिए। पर जैसे ही मैं वहां से वो मैग्नेटिक फील्ड कट कर दूं, मतलब मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई दे रही हूँ वो मैं सप्लाई कहीं ना कहीं कम कर दूं, तो क्या होगा? क्या वो वैसे का वैसे वो मैग्नेटिक फील्ड एल्यूमिनियम पर डिपॉजिट जो पहले हुआ था, क्या अभी भी रहेगा क्या वैसे? ऑब्वियसली वो नहीं रहेगा। जितना देर तक चीजें फ्लो हो रही है उतने देर तक रहेगा, उसके बाद वो चीज वहां पे रहने वाला है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये फंडे में क्या हमने देखा कि एक नॉन मैग्नेटाइक वाला मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो रहा है, पर टेम्पररी हो रहा है, परमानेंटली नहीं हो रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये डोमेन थियरी का रोल इसके लिए लाया गया है। जैसे आप पढ़ो इधर डोमेन के बारे में क्या लिखा है। ये डोमेन इसके लिए लाया है कि आप किसी भी पैरामेग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और वो डोमेन अलग अलग डोमेन में रखा है, अलग अलग ब्रैकेट में रखा है, अलग अलग आयंस, पर अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद में वो एकदम प्रॉपर सारे के सारे आयंस पैरेलल डायरेक्शन में वो ले आएगा जरूर। ये पैरेलल डायरेक्शन में सारे के सारे से आई, इसकी वजह से आई क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड उतना अच्छे से दिया उसको। तो ऑब्वियसली बात है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया? फेरो में। अब मुझे कैसे मालूम है फेरो में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसके अंदर जितने आयन है वो सब के सब एक दूसरे के पैरेलल है। कुछ कुछ पैरेलल होते हैं तो मैं उसको पैरा बोलती, कोई भी पैरेलल नहीं होता, सब आड़े टेढ़े यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं रैंडमली, तो उसको मैं डाई बोल रही हूँ। तो ये सारा फंडा फेरोमैग्नेटिक में समझाया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस डोमेन। इसलिए फेरोमैग्नेटिक डोमेन थ्योरी एग्जाम में ऑब्वियसली डाई पैरा फेरो इन तीनों में से किसी का भी डिस्टिंग्विश एग्जाम में आ सकता है, पर इसके अलावा जो एग्जाम में आता है वो आता है फेरोमैग्नेटिक डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन करो। मतलब ऐसा आपको पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फेरोमैग्नेटिक डोमेन थ्योरी, तो आप सबसे पहले डोमेन थ्योरी क्या होता है, डोमेन्स क्या होता है वो आप एक बार बताओ, एक दो पॉइंट में वो बता दो। एंड आफ्टरवर्ड जो मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया आप उसको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो तो सारे के सारे एरो क्या हो जाएंगे? पैरेलल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक आपके सामने जो ए और बी में डायग्राम दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप 2 पॉइंट में लिख दोगे कि डोमेन थ्योरी क्या होती है, ऑब्वियसली डोमेन थ्योरी क्या होती है मैं जरा पढ़ के आपको बता देती हूँ, उधर से 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फिर आप डायग्राम बनाओ, चौथा पॉइंट, फिर इस डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर दो कि एज पर द गिवन डायग्राम वी कैन सी दैट कि ऑप्शन नंबर ए जो डायग्राम नंबर ए है उसमें सारे डोमेन्स एक दूसरे के अलाइनमेंट में नहीं है, मतलब ऑल आर रैंडम टू ईच अदर, और उसमें आप गलती से एक दो पैरेलल दिखा देना ताकि सामने, क्योंकि कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल फेरो में डायरेक्टली उठ के कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। कुछ तो पैरेलल इस टेक्स्ट बुक वाले ने बुक तो छाप दी पर इसने दो को पैरेलल नहीं दिखाए, इसमें कोई भी दो चीज एक दूसरे के पैरेलल 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 नहीं दिख रही है। हाँ दो दिख रही है, दो तीन, पर प्रॉपरली पैरेलल नहीं है। ये देखो एक दो और ये तीन, पैरेलल थोड़ी बहुत है, ये दोनों भी है पर प्रॉपरली पैरेलल नहीं है, मतलब बुक वाले ने इधर थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ी की है। एटलीस्ट 2 से 3 एरो को या 2 एरो को मिनिमम पैरेलल दिखाना चाहिए था, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में कोई भी चीज डाई से उठ के नहीं आ सकती, एटलीस्ट वो चीज पैरा होनी चाहिए। क्योंकि डाई से अगर आप ये बोलो कि लकड़ी को मैं मैग्नेटाइज बना दूंगा तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब डाई तो फेरो में नहीं आ सकता, ऑब्वियसली पैरा वाला ही मटेरियल आएगा क्योंकि उसमें मेहनत कम लगेगी और वो पॉसिबल भी हो सकता है, भले टेम्पररी से ही, जितना देर तक इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है टेम्पररी ही होगा पर होगा कम से कम, ठीक है। तो आप ये चीज डायग्राम बनाओगे, चौथा पॉइंट हो जाएगा, फिर डायग्राम के बारे में बता दो
कि as you can see this कि in this diagram two ions are parallel to each other and all are random to each other, that means it is a paramagnetic substance. After applying the magnetic field into it, we can see this कि सारे के सारे arrow एक दूसरे के parallel हो गए, मतलब now it is get converted to ferromagnetic substance. भले temporarily हो रहा है पर वो हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इसके लिए किताब, मतलब ये चैप्टर आपको अगर एग्जाम में आता है तो इसके लिए आपको किताब की हर एक चीज डिट्टो लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हो तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिखो. अपने वर्ड्स में ये नहीं कि उधर when I kept the magnet in front of this then this thing happened, इस तरीके से मत लिखो. उसको कट टू कट पॉइंट, मतलब एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल टाइप में जैसे लिखा जाता है मेन पॉइंट, वैसे करके आप इसको लिखो, आपका काम आराम से हो जाएगा. तो यहाँ पे डोमेन थ्योरी क्या होता है वो एक बार देख लो. डोमेन थ्योरी में क्या लिखा है कि इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग और एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग मैग्नेटिक डायपोल. ऑब्वियसली बात है, वो आयंस दो पैरेलल थे और बाकी नॉन वाले थे. ऑब्वियसली जैसे आप उसको मैग्नेटिक फील्ड दोगे सब एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगे ना. तो इन्होंने क्या बोला है, इस तरीके का जब इंटरेक्शन होता है, सो द स्मॉल रीजन आर फॉर्म इन विच ऑल द एटम्स हैव देयर मैग्नेटिक मोमेंट aligned in the same direction. Such a region is called domain. I think इसका वर्ड काफी सिंपल है, इसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं. अगर आपने बराबर से ध्यान से देखा तो आपको ये लाइन पता चल गई होगी. इन्होंने क्या बोला है, due to this interaction small region are formed in which all the atoms have their magnetic moment aligned in the same direction. Such a region is called domain and in the common direction of the magnetic moment, and this line is called domain axis. Domain size can be in the fraction of 10 to minus 6 to 10 to minus 4 meter and it contain almost amount this much of atom. तो आपने उसका साइज बता दिया, उसके कितने एटम है वो बता दिया. फिर डोमेन क्या होते हैं, कहाँ से आए, देखो ऑलमोस्ट आप डायग्राम को कर दिया. करने के करनी थी, बस इतना ही आपको करना होता है एग्जाम में. डोमेन एक्सेस वही बच्चों, ये डोमेन एक्सेस मतलब ये है, ये डोमेन एक्सेस, ये यही ये डोमेन लाइन भी आप बोलो, इसका डोमेन एक्सेस बोलो, ये पूरे लाइन को डोमेन बोला जाता है. अब ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या हो गया, सब 11 डोमेन एक्सेस हो गया, ये लाइनें डोमेन एक्सेस हो गया और ये पूरा मिला के बन गया डोमेन. तो ये आपको जस्ट एक बार पढ़ना है, पढ़ोगे बस उतना समझ जाओगे, काम खत्म. उससे ज्यादा इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों. अब इसके अंदर बच्चों अभी ये जो है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिक पढ़ा हमने, डायगैस पैरा के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने फेरो भी पढ़ा, डोमेन थ्योरी भी पढ़ा, ठीक है. बट पैरा के अंदर बच्चों ये एक पार्ट है क्यूरीज लॉ करके, इधर देखो 11.20 में कुछ टर्म लिखा हुआ है. अभी क्यूरीज लॉ क्या होता है, देखो मैं आपको इधर हाईलाइट करके दिखा देती हूँ. In 1895, Pierre Curie observed that the magnetization in a paramagnetic material is directly proportional to applied magnetic field. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरो में कन्वर्ट होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर. अभी हमने वही तो किया ना बच्चों, मैंने अभी क्या डिस्कस किया कुछ देर पहले कि मैंने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसमें अलग अलग डोमेन थे. मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 2 आयंस पैरेलल, मिनिमम 2 आयंस तो बना ही दो, और बाकी सब रैंडमली कैसे भी फेंक दो चलेगा, पर वो 2 भी पैरेलल है तो समझ में आ जाता है सामने वाले को कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप जितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दोगे उतना फटाफट वो फेरो में कन्वर्ट होगा. आप इसको जितना आराम से दोगे उतना आराम से वो फेरो में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पैरा फेरो में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, पर टेम्पररली कन्वर्ट होगा. जितना देर तक उसको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है या जितना देर तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है उतना देर तक वो मैग्नेटाइज है, तो उसके साथ जो भी चिपकी हुई चीज रहेगी वो भी मैग्नेटाइज होती रहेगी. बट जैसे ही आपने उस चीजों को पीछे घसीट लिया वो चीज अपने आप ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि क्यूरी करके जो थे उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आप दे रहे हो, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन दोगे किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, वो डिपेंड करता है, मतलब उसके अंदर जितना भी मैग्नेटाइजेशन होगा वो डिपेंड करेगा आपने किस मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा है. दैट मीन्स यहाँ पे सामने वाला बता रहा है कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन, ये पहला वाला पार्ट. फिर दूसरी वाली लाइन क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब ये मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर आप उसको हीट दे रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो, जरूरी नहीं आप उसको जला के वो जो नीचे से वो आग देते हैं, वो आग टेम्परेचर वाला नहीं होता. कई बार आप देखो किसी चीज को आप बहुत देर से यूज कर रहे हो,
आपके घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब है, काफी देर से यूज है, क्या वो गर्म नहीं हो जाता है? तो क्या उसका टेम्परेचर आप नोट डाउन नहीं कर सकते हो? तो क्या टेम्परेचर मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वही सिलेंडर वाला गैस जला है वही वाला, या चूल्हे वाला जला है वही। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ज्यादा देर अप्लायंसेस चल रहा है तो वो भी गर्म होते हैं, मतलब दे हैव अ सर्टेन टेम्परेचर। तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है कि जितना देर तक आप मैग्नेटिक फील्ड किसी को दे रहे हो, उस दिए हुए मैग्नेटिक वजह टेम्परेचर वाइज भी इफेक्ट आता है। तो मैग्नेटाइजेशन का टेम्परेचर के साथ लेना देना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बारे में क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आगे बताऊंगी, डोंट वरी, मैं उसको आगे समझा दूंगी, आगे है वो चीज। तो इन्होंने ये दोनों को साथ साथ ले लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको साथ में लिखो। जब डायरेक्ट कांस्टेंट सिंबल आएगा तो वो कांस्टेंट सिंबल सी है, सी बी अपॉन टी। तो देखो कुरीस लॉ, एम इज इक्वल टू सी बी अपॉन टी। ठीक है, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, डोंट वरी। सिर्फ फिलहाल अभी तो रिलेशन के ऊपर ध्यान। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड में दोनों को मिला दिया, फोर्थ स्टेप पे ये आ गया। अब आप देखोगे ये क्या बोल रहे हैं, आपने बोल तो दिया कि क्यूरियस लॉ के हिसाब से एम इक्वल टू सी बी बाई टी। अब यहाँ पे जो बच्चों ये सी है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको सी को यहाँ पे कांस्टेंट बोला जाएगा। अब सामने वाला क्या बोल रहा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच भी तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो, जो यहाँ पे बी की वैल्यू थी वो ऊपर उठा के पुट की गई है। मतलब कैसे, ये देखो, आपका बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एच। तो सामने वाला क्या बोल रहा है, एम इज इक्वल टू सी बी अपॉन टी। तो ये वाली वैल्यू उठा के इधर डालने का है। तो देखो आप लोग, म्यू नॉट एच अपॉन टी ऐसे डाल दिया गया, ये दिख रहा है, यही वाला पार्ट यहाँ पे डाला गया, देख लो देख लो, एम इक्वल टू सी म्यू नॉट एच अपॉन टी। फिर इसके अगले स्टेप पे आप यहाँ देखो, इस स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, इस स्टॉप इस वाले स्टेप पे ये एम बाई एच आपको दिख गया, ये एम एज इट इज, ये यहाँ का एच उठा के यहाँ पे ले आए हैं, तो एच इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा, सी म्यू नॉट टी। ठीक है, अब यहाँ पे एम बाई एच को देखते ही सामने वाला ये लिख दिया, तो सामने वाले को याद आई कि एम बाई एच इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी भी तो होता है। आप याद करो, एम इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी एच, मैंने वो डाय पैराफेरो के स्टार्टिंग में वही बताया। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब सामने वाला ये बोल रहा है कि ससेप्टेबिलिटी जो होता है वो तो म्यू आर माइनस वन भी होता है। याद करो, मैंने बच्चों को एक फॉर्मूला बताया था कि वन प्लस म्यू आर इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो सॉरी ये माइनस है, सॉरी सॉरी माइनस है, मतलब म्यू आर पहले ले लेना, सॉरी ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है मेरे से, एक सेकंड मैं इसको रेक्टिफाई कर लेती हूँ, प्लस नहीं है वो माइनस है। तो इन्होंने ये भी ले लिया। अब जब इन्होंने ये भी ले लिया, ये फॉर्मूला एज इट इज, बट इसके लिए जो होली होनी चाहिए थी वो इन्होंने लिख दी। अब अगले स्टेप पे ये क्या कर रहे हैं, ये अगले स्टेप पे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे, ये इतना ही बोल रहे हैं कि ससेप्टेबिलिटी इधर है, टी इधर है, बाकी सब चीजों को छोड़ो, बस ये देखो कि ये दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या है। तो इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जस्ट इन्होंने यहाँ पे वो प्रूफ कर दिया। अब आप बोलोगे मैम ये पढ़ने से क्या हुआ, ये क्यों पढ़ा हमने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों एक ही है कि एक्चुअली जो फेरोमैग्नेटिक डोमेन थ्योरी है, ठीक है, डोमेन थ्योरी अभी अपने कुछ देर पहले पढ़ा, उस डोमेन थ्योरी को जिस साइंटिस्ट ने बनाया है उस साइंटिस्ट का नाम है वेस। वेस, ठीक है, इस वेस साइंटिस्ट ने डोमेन थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन की, और उसके उसकी एक्सप्लेन की हुई थ्योरी को आगे चल के जो क्यूरी है, अपने बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैडम, गामा क्यूरी के पढ़ा होगा। तो ये जो क्यूरी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके आगे की बात बोली। इन्होंने ये बोला कि भले ही आपने डाय पैराफेरो बता दिया, पर क्या आप ये बोल सकते हो क्या कोई भी चीज परमानेंटली एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है क्या? क्यूरी ने सवाल उठाया कि डाई मैग्नेटिज्म क्या पैरा में आना चाहे तो क्या परमानेंटली आ सकता है क्या? जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा कि एल्यूमिनियम को जितना देर तक हीट मिलेगा, जितना देर तक उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो फेरो में कन्वर्ट रहेगा। और मैंने टेम्पररी वर्ड भी यूज किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो परमानेंटली कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने क्या बोला आपके सामने, वो टेम्पररी कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट है? तो बच्चों यही फंडा टेम्पररी वाला है। बट अगर मैं इस जगह पे आपको बोलूं कि क्या परमानेंटली कोई चीज हो सकती है क्या, तो आप क्या बोलोगे, मैं परमानेंटली के बारे में तो नहीं पता। तो क्यूरी लॉ जो आ रहा है ना बच्चों, वो इस परमानेंट वाले पार्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि क्यूरी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एक चीज है जो परमानेंटली ट्रांसफर हो सकती है डाई पैरा और फेरो में। तो सामने से सवाल आया कि भाई क्या, तो सवाल से ये आंसर आया कि अगर आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेते हो और अगर आप उसको हीट करते हो, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप लेके हीट करते हो, तो वो कुछ देर के अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अभी आपने पैरा को फेरो में कन्वर्ट करने के
आप कन्वर्ट आराम से कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जितना देर तक मैग्नेटिक फील्ड में वो चीज है उतना देर तक, उसके बाद तो गया ना, मतलब वो चीज टेम्पररी थी, यहाँ पे बात परमानेंट की हो रही है। तो साइंटिस्ट क्यूरी ने बताया कि परमानेंट एक ही चीज हो सकती है, अगर आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेते हो, ऑब्वियसली अगर मैं कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूंगी तो उसके अंदर जितने भी आयंस है सब पैरेलल रहेंगे। अब अगर मैं इसको हीट दूं तो हीट देने पे ये तीन में से कोई एक अपनी डायरेक्शन बदल देगा। सपोज इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी तो दो पैरेलल हो गए, एक टेढ़ा हो गया। अब दो पैरेलल है और एक टेढ़ा हो गया, मतलब अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये पैरा में कन्वर्ट हो गया। और ये जो पैरा में कन्वर्ट हुआ ना, ये परमानेंटली कन्वर्ट हो गया। तो इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ एक फेरोमैग्नेटिक ही ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर मैं हीट प्रोवाइड करूं तो वो परमानेंटली पैरा में ट्रांसफर हो जाता है। ये किसने बताया, क्यूरी ने बताया। तो क्यूरी ने ये भी बताया कि फेरोमैग्नेट में तो बहुत सारे मटेरियल आते हैं, आयरन भी आता है, निकेल भी आता है, कोबाल्ट भी आता है। तो सामने से ये भी क्रिटिसाइज किया गया क्या सबका टेम्परेचर सेम होता है क्या, मतलब आयरन हो या निकेल हो या कोबाल्ट हो, क्या सबके सब सेम टेम्परेचर में डाई से मतलब सॉरी फेरो से पैरा में कन्वर्ट होते हैं क्या, ऐसा सवाल आया। तो उसका भी आंसर क्यूरी ने दिया। क्यूरी ने क्या बोला, अगर आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेके आते हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब कौन सा, आप आयरन लाओ, आप निकेल लाओ, आप कोबाल्ट लाओ, अगर आप सबको हीट करने पे लगाओगे ना तो हर एक मेटल की अपनी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई बहुत जल्दी पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई थोड़ा टाइम लगाएगा। दैट मीन्स हर किसी का जो टेम्परेचर होगा कन्वर्ट होने का किससे, फेरो से पैरा में, वो अलग अलग होगा। तो इसके ऊपर एक टेबल भी है, मैं आपको एक टेबल भी दिखा देती हूँ, एक सेकंड। मतलब उसने क्लियर कर दिया कि सबका सेम टेम्परेचर नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। देखो आप यहाँ पे देखो, टेबल है, क्यूरीज टेम्परेचर ऑफ सम मटेरियल, क्यूरीज टेम्परेचर ऑफ सम मटेरियल्स। मटेरियल में देखो मेटालिक कोबाल्ट, कोबाल्ट, मेटालिक आयरन Fe2O3, मेटालिक निकेल, मेटालिक गैडोलिनियम, मैंने ये सब बोला था। देखो इधर टीसी भी लिखा है। तो देखो हर किसी, ये टीसी का मतलब है क्यूरीज टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर, सी मतलब वो क्यूरी का खुद का नाम, क्यूरीज टेम्परेचर। और ऊपर हेडिंग भी क्यूरीज टेम्परेचर ऑफ सम मटेरियल। तो क्यूरी ने ये फंडा बताया कि फेरो से पैरा परमानेंटली ट्रांसफर हो सकता है, बट जब भी आप अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करोगे तो हर किसी का टेम्परेचर अलग अलग होगा फेरो से पैरा में आने के लिए। तो वो क्या रहेगा, तो वो इस टेबल में दिया। कोबाल्ट को सबसे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा 1394 डिग्री केल्विन, तब जाके ये पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। आयरन को 1043 लगेगा, सबसे कम गैडोलिनियम को लगता है। गैडोलिनियम को अगर आपने हीट किया, ऑब्वियसली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो 317 डिग्री केल्विन पे ये आराम से फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इन टेम्परेचर को क्यूरी ने निकाला, इसके बारे में क्यूरी ने ही बताया। इसके लिए इन टेम्परेचर का नाम पड़ गया क्यूरीज टेम्परेचर। तो क्यूरीज टेम्परेचर हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। पर क्यूरी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं तो हीट करने के ऊपर, मतलब एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप हीट करते हो तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। इसको इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, इंग्लिश में भी सुन लो। व्हेन एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गेट हीटेड एंड एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हेन इट्स अलाइनमेंट चेंजेस, so obviously it will get transferred to the paramagnetic material. So where the alignment changes, so that particular temperature where alignment changes, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। परमानेंटली एक ही चीज हो सकती है, फेरो को पैरा में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर पैरा को फेरो में कन्वर्ट आप परमानेंटली नहीं कर सकते, आप टेम्पररली ही करोगे। और उसी के बेसिस पे आपने मैग्नेटाइजेशन पढ़ा है 11th में लेके अभी तक। इवन वो स्क्रू का एग्जांपल भी मैग्नेटाइजेशन का एग्जांपल था जिसमें पैरा से फेरो में हम आए थे, और कोई भी चीज परमानेंट नहीं थी। तो साइंटिस्ट क्यों इसके बारे में बताता, तो आपने अभी जो देर पहले ये सब डेरिवेशन देखा, ये फॉर्मूला M = CB/T, तो ये इसके लिए है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन रहेगा, इसलिए बोलता डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। पर M का T के साथ रिलेशन क्या था, M के T के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मैग्नेटाइजेशन कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपका टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेके, वो क्यों बढ़ रहा है, ताकि वो पैरा में कन्वर्ट हो जाना चाहता है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जब वो कन्वर्ट हो रहा है दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने के लिए उसका मैग्नेटाइजेशन घटा कहीं ना कहीं, मतलब M और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसकी वजह से M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B था और M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T था। एंड इसी बेसिस पे ये आपने इधर तक ये जो 11.21 जो है, नहीं बच्चों, कोई फेरामैग्नेटिक मटेरियल डाई में नहीं होगा। वही मैंने बोला, परमानेंटली सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में कन्वर्ट हो सकता है, परमानेंटली सिर्फ वही हो सकता है। अब आप ये मत बोलना मैम फेरो टू पैरा आया तो पैरा भी तो फेरो हो सकता है,
अरे मेरे भाई परमानेंटली नहीं होगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया है स्क्रू वाला एग्जांपल, उसमें भी तो मैंने पैरा टू फेरो ही बताया। सोलेनोइड टॉरॉइड देखो, उसमें भी मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड कोई चीज कैसे ले सकती है, रेक्टेंगुलर सोलेनोइड, सर्कुलर मतलब टॉरॉइड, पर वो सारी चीजें पर टेम्पररी है, जितना देर तक चीज मिल रहा है उतना देर, उसके बाद काम खत्म, कहानी खत्म। तो ये चीज होती है। तो अगर आपको एग्जाम में किसी ने बोला क्यूरीज लॉ डिराइव करो या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्यूरीज कांस्टेंट, तो आप क्यूरी क्या होता है, क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है वो मैं बता दी। वो लिखने के बाद में आप ये डेरिवेशन जो दिया है 11.20 पे और ये 11.21, इधर तक आप इतना लिख दोगे और क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज लॉ एग्जाम में आ गया डिराइव करने को, तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, मैक्स टू मैक्स जाएगा 3 मार्क्स। पर अब आप 10th के बच्चे हो नहीं, आप 12th के बच्चे हो, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे हिसाब से 2 मार्क्स के लिए आना चाहिए। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन दी एग्जामिनर की वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला डाई पैरा फेरो डिस्टिंग्विश वाला आएगा का सवाल, 2-2 मार्क्स के लिए आएगा या 3 मार्क्स के लिए मैक्स टू मैक्स, 4 मार्क्स के लिए कभी नहीं आएगा। तो वो आपका हो गया। फिर फेरोमेट्रिक डोमेन थ्योरी, वो भी 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकती है। फिर क्यूरियस लॉ भी 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो वहां पे सी जो था वो क्यूरियस कांस्टेंट था, और जो टीसी है वो बच्चों क्यूरियस टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्यूरी के बारे में और एक चीज आई है, रिलेशन बिटवीन, आप एकदम, मैं इसको थोड़ा जूम मार दे रही हूँ, एक सेकेंड, द एक सेकेंड, रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल when it has acquired the paramagnetic property and the temperature T is given by, तो ऑब्वियस सी बात है ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर को लेके कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपने वो पढ़ तो लिया था कि ससेप्टिबिलिटी इनवर्स रोटेशन टी, बट यहाँ पे क्या है, आप हर एक मेटल को अलग अलग टेम्परेचर दे रहे हो, पर हर एक मेटल का क्यूरियस टेम्परेचर सेम तो नहीं है ना, हर किसी का अलग अलग है, तो उसको लेके भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए था। यहाँ पे जो टी है वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर, अभी आपको नहीं पता है कि आयरन 1300 डिग्री केल्विन पे कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको टेम्परेचर देते जा रहे हो देते जा रहे हो, आपने 1400 दिया 1500 दिया, आपने जो दिया वो टी, और वो कन्वर्ट किसमें हुआ, वो कन्वर्ट हुआ 1300 कितने पे, 1394 पे कन्वर्ट हो गया। तो 1394 इज टीसी, आपने जितना दिया वो टी, तो अगर आप टी ज्यादा दे गए तो भैया काम तो हो चुका है, आप तो जबरदस्ती ज्यादा दे दिए। तो ये वो फंडा है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे एग्जाम में कैसे कैसे आएगा, कितने मार्क्स के लिए आएगा, मैंने वो सब आपको बच्चों डिटेल में बता दिया। अब यहाँ पे एक नई चीज जो बोर्ड एग्जाम ने डाली है इस साल, दैट इज हिस्टेरिसिस। अब हिस्टेरिसिस काफी इजी है, इसको मैं अभी लेक्चर अपना 10 मिनट बचा है, मैं 10 मिनट में ले लेती हूँ। बाकी बच्चों मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ, यहाँ पे हिस्टेरिसिस के बाद में, ऑब्वियसली मेरे हिस्टेरिसिस बताने के बाद में आपको घर पे इसको पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में इधर जो अगली चीज है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर है मैग्नेटिक शील्डिंग। ये दोनों चीजें है ना बच्चों काफी सिंपल है, नॉर्मल भाषा में लिखी हुई है, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं है। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको एक बार घर पे एक बार रीड कर लेना। ऑब्वियसली हिस्टेरिसिस तो पढ़ना ही है, हिस्टेरिसिस के बाद ये दोनों चीजें आज मेरे से नहीं होगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में भले ही बता दूंगी, पर अगर आप इसको एक बार पढ़ दोगे तो आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाएगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में नॉर्मली जो न्यूमेरिकल है, अभी इधर न्यूमेरिकल है तो इसमें से मैं कुछ भी 5-6 न्यूमेरिकल करा लूंगी, ऑलमोस्ट 8-10 न्यूमेरिकल है इसके अंदर, तो उसमें से मैं कुछ भी 4-5 या 5-6 न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगी। फिर उससे अपना चैप्टर बच्चों लास्ट अगले लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगला लेक्चर अपना शायद कल है, हाँ कल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इसको पढ़ लें। अब मैं आपको बताती हूँ हिस्टोरिसिस होता क्या है। हिस्टोरिसिस मतलब क्या, जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा है, यहाँ पे हिस्टोरिसिस देखो पेज नंबर 261 पे देख लो, पेज नंबर 261 हिस्टोरिसिस। अब आप पेज नंबर 262 पे आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे बच्चों लिखा है कैन यू रिकॉल, डू यू रिकॉल अ सिमिलर लूप इफेक्ट, it is similar to the stress hysteresis you have studied in a mechanical properties of solid in standard 11. The stress strain curve for increasing and decreasing the load was discussed. ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो अभी आप हिस्टेरिसिस पढ़ रहे हो ये हाँ, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो अभी आप हिस्टेरिसिस पढ़ रहे हो ये कहीं ना कहीं आपने 11 में पढ़ा हुआ है, और कहाँ पढ़ा हुआ है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स में पढ़ा हुआ है, ऐसा सामने वाले ने बताया। अब आपको याद होगा बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था बच्चों, उसके अंदर आपने क्या किया था, उसके अंदर आपने बच्चों क्या किया था वो याद करो थोड़ा सा।
आपने उसके अंदर ऐसा किया था कि आपने अलग-अलग, जैसे आपको याद होगा वो यंग मॉडल्स आपने पढ़ा था, उसमें कोई भी सॉलिड बॉडी को आपने लटका दिया, उसके ऊपर कोई भी आपने वजन रखा, तो सॉलिड बॉडी के अंदर जितनी भी ताकत होगी, उधर तक तो सब कुछ सही है। मतलब आपने उसके ऊपर, अभी कोई एक वायर है, उस वायर के अंदर वजन सहन करने की ताकत है 5 किलो की। आप उसके अंदर उसके ऊपर 1 किलो का वजन डालोगे, 2, 3, 4, 5, तब तक सब कुछ बराबर रहेगा। वो धीरे-धीरे ही बढ़ेगा, मतलब उसके अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि वजन बढ़ रहा है। अब आप धीरे-धीरे उसके अंदर वजन बढ़ाते चले जाओगे, 5 का 6 किलो करोगे, 6.5 किलो, 7 किलो। अब क्या होगा? वो वायर धीरे-धीरे एकदम पतला होता चला जाएगा, और अगर आपने वजन ज़्यादा बढ़ा दी, जितनी की उसकी पावर भी नहीं झेलने की, तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट के बाद तो टूट जाएगी। अब उसकी वजन सहन करने की ताकत 5 किलो होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5 किलो से पाव किलो या आधा किलो और बढ़ा दिया, तो अब वो ज़मीन पे गिर जाएगा, नहीं। उसकी एक अपनी पावर है, उधर तक तो वो सहन करेगा। जैसे अगर आपकी पावर है, आप 1 घंटा लेक्चर सुन सकते, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटे का संन्यास ले लोगे पढ़ाई से। आप 1 घंटे के बाद 15-20 मिनट बर्दाश्त करोगे। फिर आप उसके बाद क्या बोलोगे, यार अब मेरे से नहीं हो सकता, बात खत्म। तो वैसे ही उस वायर का होता है। तो हिस्टैरिसीस में क्या होता है, हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है, जब आपने किसी चीज़ को लोड डाला, तो धीरे-धीरे वो क्या होगा, वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 0, 0 से यहाँ तक। उसके 5 किलो सहन करने की बराबर, तब तक चीज़ें बराबर बढ़ रही है। कैसे? ओ से लेके ए तक। अब ए तक पहुँचने के बाद में अब उसके अंदर ताकत खत्म हो गई कि भाई अब इसके आगे और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या होगा, धीरे-धीरे वो नीचे आना चालू कर देगा और नीचे आएगा, और एकदम एक पॉइंट पे आने के बाद अब वो सैचुरेशन में पहुँच जाएगा। जब वो ऊपर पहुँचा था तब भी वो सैचुरेशन था। जैसे अभी मैंने बोला किसी की 1 घंटा लेक्चर सुनने की ताकत है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे 10 बच्चों में से 4 बच्चे ये बोल रहे हैं हम 1 घंटा की लेक्चर सुन सकते हैं। उन 4 बच्चों में से क्या हर बच्चा अब 1 घंटा और 20 मिनट के बाद ही भागेगा? नहीं। कोई बच्चा बोलेगा यार 10 मिनट हो गया मैं पक गया। कोई बच्चा बोलेगा मैं 15 मिनट बैठा मैं पक गया। कोई बोलेगा मैं 20 मिनट और बैठा मैं पक गया। हर किसी का अलग-अलग रहेगा सैचुरेशन लेवल, मतलब जिसके आगे वो बात नहीं कर सकते। तो हिस्टैरिसीस का मतलब ये होता है बच्चों, एक ऐसा ग्राफ जो तुमको बताता है कि तुम जब नॉर्मल थे, तो नॉर्मल से जब तुम धीरे-धीरे ऊपर गए तब चीज़ें कैसी हुई। फिर उधर से जब आप थोड़ा-थोड़ा नीचे उतर, मतलब जब आप ऊपर गए, गए, गए सब कुछ बराबर। एक पॉइंट का जब आप सैचुरेशन पे चले गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे-धीरे ढलान आना चालू हो गई। मतलब अभी आप 1 घंटा 20 मिनट के बाद आप बुक को देखना भी नहीं चाहते हो। अब कोई आराम करना चाहेगा आधा घंटा, किसी का आराम करने का ताकत होगा 1 घंटे का, कोई बोलेगा यार अब तो मैं 4 घंटा ही बुक देखने नहीं जा रहा। तो वो उनका सैचुरेशन लेवल है, और सैचुरेशन लेवल के बाद में वो आने वाला आराम। फिर उस आराम के बाद आप फिर से बुक उठाओगे, क्योंकि एट द एंड पढ़ना तो है ही। अब आप बुक उठाओगे, अब आप फिर से पढ़ना चालू करोगे। तो ये एक पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें शुरुआत हुई थी 0 से, फिर चीज़ें अपने आप बढ़ती चली गई। बढ़ने के बाद में सैचुरेशन आया। सैचुरेशन के बाद आप एकदम आराम करने की फिराक में आ गए, सब कुछ एकदम लोअर, लोअर, लोअर। फिर अचानक से फिर से आपने बुक उठाई और फिर से पढ़ना चालू किया। तो ये पूरा एक ग्राफ चल रहा है। जैसे अभी कोरोना का स्टार्टिंग में अपने को मार्च में लगा कुछ नहीं होने वाला। धीरे-धीरे ग्राफ बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा। अभी साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, अभी भी कोरोना खत्म इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि पेशेंट दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। मतलब अभी ग्राफ बढ़ रहा है। ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि 0 टू ए। साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि सैचुरेशन लेवल अभी तक आया नहीं है। सैचुरेशन लेवल मतलब क्या? जब हर दिन पेशेंट, हर एक दिन अगर 1000 आ रहा है तो दूसरे दिन भी 1000 आएगा, तीसरे दिन भी 1000 आएगा, ये 1000 के आस-पास, मतलब ज़्यादा रेंज में नहीं, उसी के रेंज में। उसको बोलेंगे सैचुरेशन। जब सैचुरेशन लेवल आ जाता है, तो एज़ पर द हिस्टैरिसीस ग्राफ, चीज़ें फिर धीरे-धीरे नीचे आना चालू कर देती हैं। एकदम नीचे, नीचे, नीचे आते एकदम रुक जाती है। जैसे चाइना में हुआ, चाइना में कोरोना की वजह से 3 महीने लॉकडाउन था। उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने खोला। उनको लगा अब सैचुरेशन हो गया, अब सब कुछ बराबर है। पर जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन खोला, धीरे-धीरे केसेज़ फिर से बढ़ने लगे। तो ये जो ग्राफ होता है ना, जिसमें कोई चीज़ 0 से ऊपर गई, सैचुरेशन सैचुरेशन से नीचे आई, एकदम नीचे एकदम ज़मीन पे बैठ गई, फिर से वो उठी। तो ये हिस्टैरिसीस ग्राफ जो होता है, वो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में भी पढ़ा था बच्चों। वही यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन पे भी है, और वही चीज़ डॉक्टर्स भी मतलब मानते हैं। हर एक चीज़ का ऐसा ही होता है। शुरुआत में हर एक चीज़ 0 होती है, फिर धीरे-धीरे एकदम सैचुरेशन, उसके बाद में वो इंसान सैचुरेशन से एकदम नीचे गिर जाता है। एकदम नीचे आ गया कि भई अब तो बुक उठाना नहीं चाहता मैं 4 घंटा। और 4 घंटे तो फिर से उठाएगा और फिर से ऊपर चलना चालू करेगा। हर इंसान के साथ भी वैसा होता है। स्टार्टिंग में अगर वो बहुत टैलेंटेड है, या मतलब अभी वो डल है तो इसका मतलब थोड़ी ना लाइफ टाइम डल रहेगा। वो कभी ना कभी डेफिनिटली ऊपर उठेगा। बाद में वो नीचे गिरेगा, फिर से ऊपर उठेगा। तो ये ग्राफ बच्चों हर जगह पे, साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, मेडिकल लाइन हो, फिजिक्स लाइन हो, या फिजिक्स के अंदर वो सॉलिड वाला चैप्टर, या यहाँ पे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, हर जगह पे हिस्टैरिसीस फॉलो होता है। हिस्टैरिसीस मतलब वो ग्राफ जो ये सारी चीजें बताता है।
तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने जो ये ग्राफ है, आपको मैंने पहले बता दिया, मैं जो समझा रही हूँ आप इसको आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 0, अगर कोई मैग्नेट को आपने मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल को एक दूसरे के करीब रखने वाले, अभी तक रखा नहीं, रखने वाले, जब तक रखने वाले हो तब तक सब 0, जैसे आपने रख दिया क्या होगा, धीरे 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 उनमें अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो एक सैचुरेशन में चला जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो धीरे धीरे नीचे आना चालू होगा। तो आप देखो इधर टेक्स्ट बुक में बच्चों आपको 2 ग्राफ है, एक एच वाला ग्राफ, एक डी वाला ग्राफ है। तो जब वो चीज नीचे आना चालू होगी ना बच्चों, नीचे की तरफ आएगी वो ऐसे, जब वो चीज ऐसे नीचे आएगी तो एक नीचे आते समय उसको 2 चीजें मिलेगी, एक रिटेंटिविटी मिलेगी, एक कोर्सिटिविटी मिलेगी। अब रिटेंटिविटी और कोर्सिटिविटी किसके लिए होती है, जब मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा होता है तब होता है रिटेंटिविटी और कोर्सिटिविटी। अब रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी मतलब क्या, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरा 0 है पर आप नीचे उतर रहे हो, मतलब मैग्नेटाइजेशन तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, सॉरी एच तो पूरा खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको एच नजर नहीं आ रहा है, पर बी एटलीस्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अब कोर्सिटिविटी में क्या है बच्चों, बी नहीं है पर एच देखो थोड़ा सा है, क्योंकि ये वाई वाली लाइन आगे देखो तो ये जो इतना पोर्शन है ना बच्चों, ये एच के लिए चला गया। अगर आप बी वाली लाइन देखो तो बच्चों इतना वाला पोर्शन बी के लिए चला गया। तो रिटेंटिविटी और कोर्सिटिविटी में फर्क क्या है कि रिटेंटिविटी में मैग्नेटिक फील्ड आपको थोड़ा मिलेगा पर एच कुछ नहीं मिलने वाला, और आप कोर्सिटिविटी में जाओगे तो एटलीस्ट आपको एच थोड़ा तो मिल रहा है पर बी बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो ये एच और बी लिखने की जगह पे आपको मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये सब लिखना पड़ेगा। तो जस्ट मैं ये सब समझा रही हूँ आपको, क्योंकि इसको एग्जाम में सिर्फ डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए अगर पूछ लिया तो 3 मार्क्स के लिए। तो ये डायग्राम के साथ आपको ये टेक्स्ट बुक की भाषा में सब कुछ नहीं लिखना है, आपको जो समझ में आया है ओके ओके तो आपको इस वे में बच्चों लिखना है। तो अभी मैं बच्चों 1 मिनट में वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि अगला लेक्चर के लिए सर मुझे बोल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप बाद में मेरे बाद में इसको पढ़ के समझ लेना। तो जब कोई भी चीज सैचुरेशन से नीचे आने लगती है तो उसको 2 चीजें मिलती है नीचे गिरते समय, एक रिटेंटिविटी मिलती है, कोर्सिटिविटी मिलती है। फिर वो चीज अभी देखो आप सैचुरेशन पे ए लिखा है, रिटेंटिविटी पे बी लिखा है, कोर्सिटिविटी पे सी लिखा है, और जब एकदम वो एकदम नीचे आ गया, जैसे अभी मैं बोलूँ अभी मैं बुक रखूंगी ना, मेरे को 4 घंटे बुक देखना ही नहीं है, तो वो सैचुरेशन। तो डी वाला पॉइंट क्या हो गया, जब मैं 4 घंटे बाद फिर से बुक उठाऊंगी, अब मैं 4 घंटे बाद बुक उठाई, यहाँ अब तो मेरे को रिविजन मारना आज मैंने जो पढ़ा, तो मैं धीरे धीरे बुक उठा के पढ़ूंगी, तो मैं डी से ई पे पहुंचूंगी, ई से एफ और एफ से फिर से ए पे। तो रात को जब सोने का वक्त आएगा तो मेरा ए वाला पॉइंट कि अब सैचुरेशन हो गया, आज दिन खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो बच्चों मैग्नेटाइजेशन में भी वही होता है। तो ये पूरा कर बच्चों मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड था कि कोई भी चीज को जब आप मैग्नेटाइज करते हो तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो बच्चों मैंने अपने तरफ से जितना सिंपल मैनर में बता सकती थी मैंने बताया है, बट हिस्टोरेसिस उसके आगे की वो 2 चीजें काफी सिंपल लैंग्वेज है, तो आप उसको प्लीज पढ़ के रखना अपने अगले लेक्चर के पहले, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, ठीक है, आपका दूसरा लेक्चर भी है। चलो बच्चों बाय टू एवरीवन, अपना ख्याल रखो सब लोग। Okay, guys, we'll start the next lecture in 5 minutes. So join at 7:05. Thank you.